अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 115 स्टार्ट करते हैं जी। कैप 5 का पार्ट ए जी। डिस्काउंट रेट कहा था, ये ज़रा रिवाइज करिएगा। डिस्काउंट रेट वाली बात आपको IFRS 16 में याद होगी। लेसी यूज़ करता है लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट, और अगर वो उसको पता ना हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करता है। लेसर जो सिंपल लेसर होता है वो इम्प्लिसिट रेट ही यूज़ करता है, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जो है वो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट या मार्केट रेट इस्तेमाल करता है। फिर आपको याद होगा कि हमने एक मिसाल के तौर पे डीलर है ना, कार शोरूम वाला है, ये भी हो सकता है कार शोरूम वाला, ये भी लेसर हो सकता है खुद, या होंडा वाले भी लेसर हो सकते हैं। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब एक सवाल आपको याद होगा हमने एंड पे किया था जब IFRS 16 तो ख़त्म हो चुका हुआ था, जिसके अंदर हमने एक बात अगली भी की थी कि सेल को किस पे बुक करना है। पास पेपर 15 था गालिबन, ज़रा चेक करें, ज़रा चेक कर लें। बुकिंग ऑफ सेल एक सवाल किया था ना, जिसके अंदर सेल को बुक किया था। हमने कहा था जी, वो एक ही सवाल के अंदर ये मसला आया था। हमने कहा था जी लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या PV ऑफ LP के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही है, मिला सवाल या नहीं मिला? आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP लिखा करते थे ना हम। सेल के आगे ये लिखा करते थे ना। ये कभी वो इस तरह से अप्लाई नहीं हुआ था, हमेशा काम सही चलता रहता था। लेकिन एक दिन हमने एक सवाल किया था जिसके अंदर ये मसला आया था कि हमें जो है वो सेल बुक करते हुए वो वर्किंग करना पड़ी थी। खैर चलें, मैं इसके साथ रेफ़र कर देता हूँ, आप वो सवाल दोबारा देख लीजिएगा। यूजिंग मार्केट रेट, ये एक थोड़ा सा मसला था कि अगर मिसाल के तौर पर सवाल में रेट मिसिंग है, याद है रेट मिसिंग होता था तो क्या करते थे? अगर रेट मिसिंग होता था, मिसिंग फिगर्स की ज़रा टेढ़ा लिखा हुआ है, तो हम लेसर वाला फार्मूला यूज़ करते थे। लेसर वाला फार्मूला क्या होता था जी? इसके अंदर हम इम्प्लिसिट रेट ही यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो चाहे फार्मूला क्या होता था? फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRP। और अगर रेट इम्प्लिसिट यूज़ करते थे, और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होता था तो यही इम्प्लिसिट रेट यूज़ करते थे, बस IDC को क्या कर देते थे? ज़ीरो ले लेते थे, ठीक है। तो इसके बाद जब इम्प्लिसिट रेट यूज़ करके हमारी मिसिंग फिगर निकल आती थी, इम्प्लिसिट रेट यूज़ करके रेंटल निकल आता था लेट से, तो फिर सवाल करते हुए हम जे इस रूल को लगाते थे। इस रूल को सवाल किससे करना है जी? हायर ऑफ मार्केट रेट या इम्प्लिसिट रेट। अब हमारे हर सवाल के अंदर हमेशा जो है वो इम्प्लिसिट शायद हायर निकल रहा होता था, जिस वजह से हमें ये मसला नहीं आता था। हमारा सवाल भी उसी पर हो जाया करता था, मार्केट रेट के ऊपर वही हायर होता था। हमारा सवाल भी मार्केट रेट पर हो जाता था, और फेयर वैल्यू और PV में से भी वो हायर होता था, तो सेल भी वही बुक हुई थी। एक सवाल के अंदर ऐसा हुआ था कि जब हमने इम्प्लिसिट रेट यूज़ करके रेंटल निकाल लिया, उसके बाद फिर हमने सवाल को जब करना चाहा तो उस वक्त जो है वो हायर रेट इम्प्लिसिट निकला। तो सेल बुक करते हुए हमने इम्प्लिसिट जो हायर होता है, लेकिन सेल को तो हमने फेयर वैल्यू या PV ऑफ LP यूजिंग मार्केट रेट, ये एक छोटी सी बात हमने की थी। तो ये टेबल असल में पूरा नहीं था, इस टेबल को हमने पूरा कर लिया। तो इस टेबल को आप भी पूरा कर लें। रिवाइज तो पुरानी बात आपने की थी, इसके साथ रेफ़र कर लें आप पास पेपर। हाँ जी, फास्ट पेपर लग गया ना। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 15, पता नहीं कौन से लेक्चर में किया होगा। पार्ट 2, हाँ जाहिर है लीज में नहीं किया था ना, बाद में किया था। ऐसे ही पार्ट 2, ऐसे ही 2, ये वाला 2 रोमन, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अब आ जाएं ज़रा। ये हमारा आज का प्लान है जिसको हमने करना है, ठीक है जी। पार्ट ए है, ये सब कुछ हमने करना है। लेकिन ये सब कुछ से परेशान ना हो, ये ऐसे ही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आगे बच्चों को रिकॉर्डिंग होने से बता रहा था पहले कि जैसे IFRS 15 लिखा हुआ है, तो सिर्फ आपको एक पेज दिखाना है कि इस पर पास पेपर एनालिसिस हुआ है कि कौन सी चीज़ का सवाल है, कौन से वाला। ऐसे ही कैसे सवाल सॉल्व करना है, ओवरऑल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से
एक लाइन बतानी है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट को सिर्फ क्या चीज़ है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये बस एक जो है वो लाइन के अंदर लिखी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। बस ज़्यादा टाइम हमारा ये IFRS 16 पे ज़रा सा लग जाए ना, तो आधा एक घंटा शायद लग जाए। तो डिस्काउंट रेट वाला पेज मैंने आपको दिखाया और उसके ऊपर हमने जो करना था वो भी कर लिया। डन हो गया जी, सही है। अब नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है लासानी वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 182 ओपन कर लें, वॉल्यूम 1 में। जी, पेज 182, क्वेश्चन नंबर 6, लासानी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड फ्रॉम फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट। जी, लासानी ने खान लिमिटेड से एसेट लिया, रिक्वायरमेंट है लासानी की किताबों में भी जो है वो उसके भी रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो, ठीक है। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जर्नल एंट्रीज कर दो खान की किताबों में, ठीक है। लेकिन मैं आपको वर्किंग करवा देता हूँ, एंट्रीज करवा देता हूँ लासानी की, फिर वर्किंग कर लेते हैं लेसर की, उसके बाद फिर एंट्रीज चाहे सोल्यूशन से आप एक नज़र देख लेना, ठीक है। ज़रा रिवीजन है, एक बार ये रिवीजन कर लेंगे, कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी, उसके बाद फिर थोड़ी सी IS 12 और लेसर की मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद फिर बस इसकी डिस्कशन यही है जो रहती है। अच्छा जी, अब सवाल में कहता है फेयर वैल्यू एसेट की 625 है और IDC पेड बाय लेसर, IDC पेड बाय खान लिमिटेड, लेसर है ना, 1 लाख है, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म, डीकमीशनिंग ये भी तो रहता था ना, आप पढ़ लिया हुआ है, तो ये भी बीच में आ जाएगा। और फर्दर इन्फॉर्मेशन कहता है लासानी लिमिटेड रीइंबर्स्ड 60% ऑफ द IDC टू लेसर। इसका मतलब IDC ऑफ लेसी है ये, बोलो IDC ऑफ लेसी कितनी है जी? 60% है तो 60,000, बोलो। और IDC लेसी की अगर 60,000 है तो IDC लेसर की कितनी होगी फिर? IDC ऑफ लेसर 40,000, ठीक है जी। अगर ये अलग अलग पता लग गई है तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास हमारा इस लाइन का कोई अब काम नहीं रह गया, ऐसे ही है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ो। गारंटीड एंड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वॉज 20 एंड 30, यानी टोटल कितनी है? 50। रेजिडुअल वैल्यू टोटल कितनी है? कभी सवालों के अंदर 50 दे के एक 20 दे देता था, कभी सवालों में 50 दे के 30 दे देता था, आज उसने दोनों अलग अलग दे दिए, अच्छी बात है। उसके बाद इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लेसी वॉज 10%, इट विल बी यूज्ड फॉर डिसमेंटलिंग, ये उसने खुद बता दिया, ठीक है। और खान लिमिटेड डिजायर्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वॉज 15%, ये इम्प्लिसिट रेट को कहते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किसे कहते हैं जी? इम्प्लिसिट को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट इक्विटी को देखते हुए रेट निकलता है, ठीक है जी। लीज टर्म कितनी है? 5 साल। तो ये हमारा सवाल है जी। अब इसका जवाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके टॉप पर लिखें कि रेंटल मिसिंग है रेंटल, सवाल में रेंटल है रेंटल मिसिंग है। सबसे पहला मसला क्या है? रेंटल मिसिंग है। और रेंटल मिसिंग है तो लेसर वाला फॉर्मूला इम्प्लिसिट रेट यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेट करना है रेंटल, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 625, IDC ऑफ लेसर है 40,000 में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रेंटल मिसिंग है, उसको एक्स अज्यूम कर लें, और रेट कौन सा वाला जी? 15% वाला, ठीक है। और लीज टर्म कितनी है? 5 साल। जी क्वेश्चन। अच्छा, अब एंड पे ना एक काम ये भी करना है, बोर्ड की जब बोर्ड पूरा हो जाए ना तो एक पिक्चर यहाँ से वो जो अब बनाते नहीं होते आप लोग, वो भी कर दीजिएगा, वो फिर ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 182, नाम है इसका लासानी। लासानी सवाल है जी। अब सबसे पहली वर्किंग हमें क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग 0 कहा करते थे, लेकिन चलो अब तो वर्किंग 1 लिखें, पेपर है ना। वर्किंग 1 करेंगे जी। आपने फेयर वैल्यू रेंटल मिसिंग रेंटल निकालना है, मिसिंग रेंटल के लिए आप वर्किंग कर लें जी। जी बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ
एसेट कितनी है जी? 625 प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आईडीसी ऑफ लेसर जी। उसके बाद नहीं पता हमें रेंटल का, लेकिन एरियर में है ये तो पता है ना, ठीक है, लिखा हुआ है कहीं पे, कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो ये भी अज्यूम एरियर में ही कर लें फिर, ठीक है, कहीं तो लिखा होना चाहिए। लसानी 60% लीज टर्म 5 ईयर्स, ठीक है जी, खामोश है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अपना सवाल है ना जी। लीज टर्म 5 ईयर्स है और रेंटल्स आर, चुप भी हो तो यही कर लिया करें, आसानी की तरफ जाया करें, ठीक है। रेंटल्स आर इन एरियर, ना भी लिखा हो तो यही अज्यूम कर लेना, ओके, सही है। तो x इंटू जी 1 माइनस 1.15 भी, क्योंकि इम्प्लिसिट रेट लेना है हमने इस फॉर्मूला के अंदर, और 5 साल की लीज टर्म है, डिवाइडेड बाय 0.15 जी। और भी कुछ है? लेसर का फॉर्मूला है, लेसर का, तो जीआरवी भी आएगा और यूजीआरवी भी आएगा, ऐसा ही है, जीआरवी भी आएगा और यूजीआरवी भी आएगा। लेसर का फॉर्मूला याद है? याद नहीं है तो ये चीज़ें किस लिए होती थी? ये समरी ओपन करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, अब इतना अरसा हो गया एक चीज़ को पढ़े हुए, तो ये नेचुरल है, इंसान को तो भूलेगा ही, जिन्नों को नहीं भूलेगा, जिन्नों को भी भूल जाएगा बल्कि जी। तो मैं आपके सामने समरी ओपन करता हूँ, ये जो समरीज थी, ये जो हमारी समरीज थी, यहाँ पे कहाँ पे गई, कहाँ पे गई, कहाँ पे गई। वैसे फार्मूला यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे बता दो, फार्मूला होता था, बल्कि ऐसे ऐसे भी हमने लिखे हुए थे, ठीक है, फार्मूला होता था, बोलो बोलो, पीवी ऑफ लेसर का फार्मूला था पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, और लीज पेमेंट के अंदर डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, ये यहाँ से देख लेते हैं, वैसे आपकी समरी में भी ये मौजूद है, ठीक है। लेसर का फार्मूला, इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस नहीं, ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस है, उसकी वजह नहीं, सॉरी, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है, क्योंकि जीआरवी और यूजीआरवी सवाल में आ रहा है, ये निशानी है। तो क्या फार्मूला जी? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। अब डाउन पेमेंट प्लस रेंटल मैंने वहाँ पे ले लिया है, अब जीआरवी प्लस यूजीआरवी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अपनी समरी में भी है ये, तो वो मैंने आपको दिखाया जो मैंने क्लास में बनाया था। अपनी किताब में समरी ओपन करेंगे, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। कौन से पेज पे समरी है? समरीज कौन से पेज पे हैं? समरीज कौन से पेज पे हैं? ये समरीज मिल गई जी, ये देखें जी, पेज नंबर 67 से स्टार्ट हो रही हैं। सिंपल लेसर की फाइनेंस लीज है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर, और डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है, ये ओपन कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, ओके जी। तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस, डाउन पेमेंट ठीक होनी ना, रेंटल आ गया, जीआरवी कितनी है 20 इंटू 1.15 रेज टू पावर -5 प्लस 30 इंटू 1.15 रेज टू पावर -5 जी। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो x यानी रेंटल्स ये कितने आ रहे हैं, रेंटल कितना आ गया 1, सही है, ठीक है। इसको राउंड कर लीजिए फिर, 190.9 है तो 191 कर लीजिए, कोई नहीं, एंड पे राउंडिंग का डिफरेंस आएगा ना, मुसीबत से तो जान छुड़ाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा रेंटल निकल आया है, आप सुकून से अपनी रूटीन वाली कार्रवाई कर लें, तो 191 इसको करें, और अब अपनी वर्किंग टू लीज पेमेंट्स, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स याद आ रहा है, और फिर उसके बाद स्केजुअल, तो लीज पेमेंट्स जी 191 इंटू 5 प्लस 20 प्लस 30 कितना आता है टोटल? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स जी 191 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस
20 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -5। वैसे तो अलग करने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल होता था तो हम पीवी ऑफ यूजीआरवी को रेड कलर से लेकर चलते थे, लेकिन फिर भी इसको पीवी अलग से निकालने तक लेके चला करें साथ पीवी ऑफ एलपी को, क्योंकि जब हमने टेस्ट लगाना होता है, फाइनेंस है या ऑपरेटिंग लीज है, तो पीवी ऑफ एलपी चाहिए होती है। ठीक है, लेसर के सवालों में बेसिकली ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट लफ्ज़ है, गलत लिखा हूँ मैं। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट ये लफ्ज़ है, तो नेट इन्वेस्टमेंट को नहीं यूज़ करना होता था हमने टेस्ट के अंदर, बल्कि पीवी ऑफ एलपी को यूज़, इसलिए अलग लेके चलना है। ठीक है, प्लस 30 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -5। जी आंसर बता दें। 1005 था ना पिछले जी। अलग अलग पहले एक स्टेप अलग अलग बता दें, इसका बताएं अलग से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का आंसर बताएं, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी 650 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी 10, और ये आ गया जनाब 66, ये 665 आया। अच्छा 650 और ये 10, तो ये आ गया 660। क्यों ये गलत डिफरेंट क्यों? अच्छा नहीं बेटा, ये यहाँ तक 650 और सिर्फ ये 15 है, क्योंकि सेम ही आना चाहिए ना बेटा, 665। अच्छा जी, अब वर्किंग 3 क्या होगी बोलें? स्केड्यूल बनाएंगे, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, चलो प्रिंसिपल जेड़ा भी आ गया, इंटरेस्ट और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता था जी? नेट इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट है जी हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। शुगर नहीं आया मेरे ख्याल से, और ये आज फिर नहीं चल रहा। चलें, अच्छा जी, तो नेट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, और 31 दिसंबर हमने ये जी बेटा नेट इन्वेस्टमेंट की नहीं भी हो सकती, वैसे नॉर्मली इक्वल ही आ रही होती है सवालों के अंदर। ठीक है, हमारे सवाल के अंदर उसने फेयर वैल्यू से 625 कही है, ये 665 हुई हुई है, कोई मसला नहीं। ठीक है, बाज़ार से इतने का मिल रहा है, हो सकता है। यही तो लेसर का कमाल ही यही होता था कि वो एसिड की कॉस्ट और आईडीसी को लेसी से निकालता था। इसी तो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड प्लस आईडीसी हम कर रहे होते थे। ठीक है ना, तो ये तो लेसर का कमाल होता था। ओके जी, डेट 1 जनवरी एक्स ईयर 1, ईयर तो अब उसने लिखे कोई नहीं। ठीक है ना, ईयर 1 जी 665। उसके बाद 31 दिसंबर ईयर 1 आएगा, तो इंस्टॉलमेंट पे करोगे 191 की। इंटरेस्ट कितना आता है 15% के हिसाब से 98 जी, 100 कर दें तो बाकी का 91, और ये 574। उन्हें 2 साल का मांगा है, शायद दूसरा साल आप घर पे कर लीजिएगा मेरे ख्याल से, कि एक ही साल है। चलिए जी, 190 ये 191 की इंस्टॉलमेंट है, और 640 के ऊपर 15%। ये कुछ गलती की है आप लोगों ने, क्या गलती की है चेक करें क्या गलती की है। नहीं, सही नहीं है। 191 हम सवाल करें पहले किसके हिसाब से करें? पहले लेसी के हिसाब से कर लेते हैं। चलें, अब ये 665 और ये वर्किंग, चलें अब लेसर वाला चल रहा है फिर सवाल, लेसी वाला नहीं चल रहा फिर। ठीक है ना, नेट इन्वेस्टमेंट मैंने एंड पे किया था ना। ठीक है, दोनों के हिसाब से करना था, लेकिन चलो जी। तो क्या आ गया जी, ये एक ही काफ़ी है। ठीक है, 31 दिसंबर ईयर 1। अब पहली एंट्री क्या बनेगी? लेसर वाले सवाल की पहली एंट्री क्या होती थी जी, बोलें? पहली एंट्री होती थी, बोलें लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट से
एसेट क्रेडिट फेयर वैल्यू से, और आईडीसी बारों बार जर्नल एंट्री के अंदर आ जाती थी। ठीक है, तो बस यही एंट्री एक कर लें। यकम जर्नल एंट्रीज में कर रहा हूँ, यकम जनवरी ईयर 1 पर जी बेटा लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन ये तो तब जब फाइनेंस लीज हो। अब फाइनेंस लीज चेक करना है तो पीवी ऑफ एलपी सामने पड़ा हुआ है, नहीं गिवन इकोनॉमिक लाइफ, नहीं गिवन यूजफुल लाइफ, वो तो चेक नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है वापस इसको, वो चक्कर भी कोई नहीं है। तो फिर एक ही बचता है मामला, वो हमारे सामने पड़ा हुआ है। 650 को डिवाइड करो 625 तो 100 से भी ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये लीज़ फाइनेंस लीज़ है, तो इसलिए फाइनेंस लीज़ में एसिड किताबों से निकल जाता था। ठीक है, तो एसिड क्रेडिट और कैश क्रेडिट करते थे हम आईडीसी वाली अमाउंट से। और मैंने कहा था इसमें कुछ भी बैलेंसिंग नहीं निकालना, आपने लीज रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना है नेट इन्वेस्टमेंट पे। कितनी थी नेट इन्वेस्टमेंट? 665। एसेट को रिकॉर्ड करना है आपने फेयर वैल्यू पर, कितना जी? 625। और बैलेंसिंग नहीं बल्कि 625। बैलेंसिंग नहीं लेनी बल्कि सवाल से उठाना है। कितना था? 40 ही था ना जी। ये पहली एंट्री होगी। चलो दूसरी भी अब कर ही दो। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? 31 दिसंबर। मुझे पता उन्होंने शायद एक्सट्रैक्ट्स मांगे, आप एक्सट्रैक्ट्स बना दीजिएगा, कोई मसला नहीं, सिर्फ रिवीजन थोड़ी सी करवाना मकसूद है जी। लेसर के सिर्फ एक्सट्रैक्ट मांगा है, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो जी। इंस्टॉलमेंट पे करवाओ। कैश आ गया, कैश डेबिट 191 से, लीज रिसीवेबल क्रेडिट जी 91 से, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 100। ठीक है जी। तो हमने अभी तक क्या किया? सुन लें, इधर सुन लें। हमने अभी तक क्या किया है? हमने सिर्फ अभी एक बात रिवाइज की कि अगर सवाल में रेंटल मिसिंग हो तो लेसर का फॉर्मूला लगाते थे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, हमारे पास रेंटल मिसिंग था तो हमने 191 का रेंटल निकाल लिया। पहले लेसी का सवाल करना था लेकिन वो ऐसे ही एकदम पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने GI लिख दिया और उस हिसाब से सवाल लेसर की तरफ चल पड़ा, तो कोई मसला नहीं, लेसर वाला सवाल हमने कर दिया। ठीक है, तो GI 191 जो रेंटल निकला है इंटू 5 साल लीज टर्म थी प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी 1005 आता था। इसकी नेट इन्वेस्टमेंट निकाली 665, लेकिन इसको हम अलग रखते हैं क्योंकि हमने टेस्ट लगाना होता है फाइनेंस या ऑपरेटिंग लीज वाला, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड करते होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अपना मॉडल स्केड्यूल बनाया और ये 2 एंट्रीज कर ली हैं। कोई मसला है तो पूछे जी बेटा, कोई मसला है तो पूछे। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका? ये पार्ट बी हो गया, पहले इत्तेफाक से पार्ट बी हो गया, माजरत। ए पार्ट करते हैं जी। अब रेंटल मिसिंग निकल चुका हुआ, बोलो तो ए पार्ट की वर्किंग 1 क्या बनेगी? लीज पेमेंट्स 191। अब ज़रा आइए वापस उस टेबल पे आइए ज़रा वापस। लेसी का फॉर्मूला क्या होता था? समरी से देखेंगे, अपनी समरी से, वैसे मेरे टेबल से भी देख सकते हैं जाके। लेसी का फार्मूला होता था, लेकिन अब टेबल बहुत दूर चला गया। ठीक है ना, लेसी का फार्मूला इसको छोड़ो, आप याद करके ज़रा बताओ क्या होता था? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ अगर ओनरशिप ने ट्रांसफ़र होना है, या जीआरवी अगर ओनरशिप में ट्रांसफ़र नहीं होना। पीओ के बारे में क्या होता था? एक्सपेक्टेड टू बी, वो जाके देख लें, यहाँ से बल्कि यहीं से देखें क्योंकि क्योंकि आप लोगों ने नहीं, वो जीआरवी के अंदर था। ठीक है, असल में आपके सामने ये होगा, शायद वो टेबल ना आए, तो इसलिए यहीं से देखने की आदत रखनी। ठीक है, ओनरशिप विल ट्रांसफर डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ अगर रीजनेबली सर्टन है कि वो एक्सरसाइज करेगा, और डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी अगर एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी है। ये सबसे पहला टॉपिक है ना, ये देखा जाए तो IAS 38 से बाद में आया था। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें तो है वो थोड़ी ऐसे ज़रा भूल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही आप सवाल, अब एक सवाल करेंगे सारा रिवाइज हो रहा है। ठीक है,
मुझे खुद रिवाइज हो रहा है, मैं तो सिर्फ देख के आऊँ, ये सवाल करने थोड़ा रिवीजन हो जाएगी, फिर मैंने अगली बात करने से पहले ये सवाल करना था रिवीजन के लिए जी। अब जी बोलें जी, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV सिर्फ लेंगे, ठीक है, तो 191 इंटू 5 प्लस GRV कब लेनी है, जब कितनी लेनी है, जितनी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी हो। अब अपने सवाल की तरफ आते हैं, और सवाल के अंदर वो कहता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20 है और अनगारंटीड 30 है, यानी टोटल कितनी बन गई, टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी बन गई जो एस्टिमेटेड होती थी 50। अब ये नहीं उसने बताया कि ये 50 किसको पता है, तो सवाल के अंदर गिवन है तो दोनों के लिए फिर यही है, ठीक है ना। तो टोटल रेजिडुअल वैल्यू जो कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कहलाती थी, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू का लफ्ज़ हम लिखा करते थे, याद है ना, एस्टिमेटेड रेजिडुअल, यानी टोटल कितनी है, टोटल कितनी एस्टिमेटेड बन रही है ₹50,000, जिसमें से 20 गारंटीड और 30 अनगारंटीड। अब मुझे बताओ, अगर एक्सपेक्टेशन है लेसी की भी यही है, लेसर की भी यही, सवाल के अंदर उसने अलग से बताया नहीं है, सवाल के अंदर उसने अगर सिर्फ ये भी कह दिया होता ना, लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50,000 की रेजिडुअल वैल्यू है और इसने 20 किया हुआ है एस्टीमेट, तो लेसी के हिसाब से भी यही सोचते हैं कि एस्टीमेट कितना है, पूरा 50। लेसी ने क्या एस्टीमेट लगाना था जी, पूरा 50 मिलेगा, मैंने गारंटी किया हुआ है 20, इसलिए एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय 0 है। इसके लिए ज़रा दोबारा एंड पे आते हैं, और ये याद होगा आपको, लेसर ने गारंटीज ली थी लेसी से, लेसी के एसोसिएट से और थर्ड पार्टी से, ये सब की सब गारंटीड थी, ठीक है ना। ये तो लेसर की बात हो रही है ना, पहले लेसी की बात करते हैं। लेसी ने गारंटी किया था 9 रुपये की रेजिडुअल वैल्यू को। पहला सिनेरियो क्या है, लेसी ने एस्टीमेट लगाया कि रेजिडुअल वैल्यू 4 होगी, तो इसका मतलब वो एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितना रखेगा, 5। याद आ रहा है, सिनेरियोज याद आ रहे हैं, ये टेबल हमने बनाए थे, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेड कितना है, 5। लेसी ने गारंटी किया था 9, ज़रा ऐसे है, ठीक है, माजरत। और दूसरा सिनेरियो क्या है, लेसी हैज़ एस्टिमेटेड दैट रेजिडुअल वैल्यू विल बी 11, तो फिर एक्सपेक्टेड पेड 0। लेसी ने गारंटी किया था 9। तीसरा सिनेरियो क्या है, एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो फिर GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 9, अगर सवाल में नहीं गिवन तो। लेकिन अब सवाल के अंदर चौथी सिचुएशन क्या बन गई, यहाँ पे बना लें, अगर चौथा सिनेरियो क्या बनेगा, लेसी ने गारंटी किया 9, और सिनेरियो 4 हम अभी बना लेते हैं, ठीक है। एस्टीमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया लेसर का एस्टीमेट है या लेसी का, तो दोनों का है। फिर वो कह भी दे के लेसर का है, तब भी लेसी के लिए भी वही है, अगर उसने अलग से नहीं बताया हुआ। गॉट इट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रेजिडुअल वैल्यू तो 50 थी, अब अगर उसने 20 गारंटी किया तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितना होगा जी, कुछ भी नहीं होगा, +0। टोटल कितना हो गया, 191 इंटू 5 9। इस स्पीड से चले तो आज नहीं पूरा होता। PV ऑफ LP जी 191 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, अब ये भी इम्प्लिसिट रेट ही यूज़ करेगा, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट नहीं करेगा, क्योंकि इम्प्लिसिट रेट इसको पता है, ठीक है जी। (-5) डिवाइडेड बाय 0.15, आगे तो कुछ है नहीं जी। PV 640। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर आ गई। वर्किंग 2 करते थे हम जी, वर्किंग 2 डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। PV ऑफ LP से स्टार्ट करेंगे जी, 640, 1 जनवरी ईयर 1, उसके बाद 31 दिसंबर ईयर 1 पर पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 191 की, लगाओ इस पर 15%, तो ये कितना बना 90। जी, तो पहली एंट्री उसने टैक्स मांगे हुए हैं, एंट्रीज भी हैं,
चलो फिर एंट्रीज ही कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट का क्या करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो एक और चीज़ भी थी, और वो चीज़ थी, लेसी का सवाल आ गया ना। असल में तो मैंने इसलिए सवाल करवाया था, किधर गया ये, डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। देखें जी, लेसी ने एसेट लिया है, उसने इंस्टॉल करना है, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी उसी के ऊपर ही है। लेकिन आपको याद है, आपको कहाँ याद होना है, आपको तो मैंने याद करवाना है। आपको याद है कि मैंने कहा था कि आईडीसी है, डिसमेंटलिंग है, ये सारी चीज़ें जो है राइट ऑफ यूज़, जो मतलब उसकी आईडीसी आती थी, और जो राइट ऑफ यूज़ की प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वगैरह थी। ठीक है, और इंसेंटिव वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम वर्किंग 1 2 में नहीं लेकर आते थे, बल्कि इनको बारों बार लेकर जाते थे। ये एक डिस्कशन हुई थी, इस तरह से बनी हुई भी है सबूत के तौर पे। आईडीसी, इंस्टॉलेशन, डिसमेंटलिंग, ये कभी भी वर्किंग 1 2 को हिट नहीं करेंगे, बल्कि ये बारों बार हमने कहा था जर्नल एंट्रीज में आएंगे। ठीक है, एसेट डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, इंस्टॉलेशन वाला कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर क्रेडिट। ठीक है, चलो इसका मतलब ये हो गया कि हम बाकी सारा सवाल तरतीब से ऐसे ही कर लेंगे। आपके सामने ये मैंने स्केड्यूल बना दिया, लेकिन एक वर्किंग एडिशनल करेंगे। उस वर्किंग के अंदर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग निकालनी है। ये क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ लीज टर्म। एंड ऑफ लीज टर्म पे कितनी है, 1 लाख। ठीक है, अब यकम जनवरी के ऊपर इसको लाना है, तो ये 10% रेट उसने कहा है यूज़ करना, आपने खुद बता दिया उसने, किसके लिए, डिसमेंटलिंग के लिए। ठीक है, तो अब आप वर्किंग कर लें, एक अदद और वर्किंग 3, वही जो आप अब काफ़ी प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन। लेकिन एसिड को यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या बना लें, प्रोविजन। डिसमेंटलिंग लिखा हुआ इन्होंने सवाल में, तो वही लिख देता हूँ मैं लफ्ज़। ठीक है जी, अब यकम जनवरी ईयर 1 पर हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया करते, तो 100 इंटू 1 पॉइंट कितने साल बाद, तो 1.1 रेज टू पावर -5, क्या प्रेजेंट वैल्यू आती है, 62। फिर इस 62 को हम क्या किया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते। ये कॉस्ट है, कॉस्ट है, ये क्या है, कॉस्ट है। बस फ़र्क ये है कि ये देखो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको निकाल के दिखाया, इधर देखो, ये क्या करना है, ये हमने 62 निकाल लिया। अब इस 62 की एंट्री क्या करनी है, राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, तो उसको बाहर रखना है, वर्किंग 1 2 में लेकर नहीं गए हम। ठीक है ना, तो ये सिंपल क्या है जी, कॉस्ट है हमारी, तो इंटरेस्ट को बुक कर लेंगे आप। 31 दिसंबर ईयर 1 आएगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होगा। जैसे मर्जी निकाल लें, आप दोनों तरह से चल सकते हैं। आप तो अब IFRS पढ़ना पड़ रहे हैं, क्लोजिंग नहीं, मेरे ख्याल में एक ही साल करना है, तो ज़्यादा आसान काम क्या है, 62 इंटू 10% करें, 6 आ गया, और ये 68 पे चले। जी, अब ये कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट आ गई हमारे पास, 31 दिसंबर ईयर 1। अब दिमाग में एंट्रीज जल्दी से दौड़ाएं। ये एंट्रीज मैंने आपके सामने दिखा भी दी हैं आपको, इधर देखें, ये एंट्रीज देखें इधर, ये अब दिमाग में ज़रा एंट्रीज दौड़ाएं, फिर मैं एंट्रीज कर देता हूँ। जी बच्चों, यकम जनवरी ईयर 1 पर पहली एंट्री होगी राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट्स, ये 640 की। उसके बाद आईडीसी पे की थी, आईडीसी इंस्टॉलेशन डिसमेंटलिंग, आईडीसी इंस्टॉलेशन डिसमेंटलिंग बारों बार। ठीक है, तो एंट्री करो राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट,
60 से लेस सी की यही थी ना, राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, वो अभी अभी हमने निकाली है 60, पता नहीं क्या 68 62 62 62 जी। तो यहीं पर यकम जनवरी ईयर 1 पर अगली एंट्री होगी राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट आईडीसी वाला 60। उसके बाद इसी दिन यकम जनवरी ईयर, ये किसी सवाल में ऐसे इकट्ठे हुए ही नहीं थे तो ये ज़रा रहता था काम, ठीक है ना जी। प्रोविजन क्रेडिट 62 से, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या करें, अब 31 दिसंबर ईयर 1 पर किस्त पे करें। किस्त क्या पे, कैसे पे, ये एंट्री कैसे करते थे जी, ये लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट 95 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 96 से और कैश क्रेडिट 191 से। उसके बाद ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है, प्रोविजन बुक हो गई थी ना, ये प्रोविजन एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कर दी थी, अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की एंट्री भी तो करनी है। 31 दिसंबर ईयर 1 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 6 से, और उसके बाद डेप्रीसिएशन है। अब डेप्रीसिएशन के लिए पर्चे में आपको अगर वो एंट्रीज ना मांगे, डायरेक्ट टैक्स मांग ले, तो एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वो वर्किंग आप ऐसे यहाँ पे वर्किंग 4 कर लें, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हैं इसके अंदर, ठीक है। राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती थी, तो ये इधर लिखा हुआ है क्या चीज़ें, पहले सफ़े पे था गालिबन, मैंने पढ़ाया भी था आपको, चलो खैर याद है आपको थोड़ा थोड़ा। तो पहला सफ़ा पढ़ेंगे ना जहाँ पे लिखा हुआ था राइट ऑफ यूज़ के अंदर होता है पीवी ऑफ एलपी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें राइट ऑफ यूज़ में है, पीवी ऑफ एलपी, इंस्टॉलेशन, डिसमेंटलिंग की प्रोविजन, उसके बाद कोई जो है वो यही 3 ही थे। वैसे कोई इंसेंटिव होता था तो वो पहली लीज पहले उसमें से माइनस कर देते थे, कोई पेनल्टी थी तो ऐड कर देते थे, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज़ में पीवी ऑफ एलपी आएगा हमारा 640, इंस्टॉलेशन कोई नहीं है। उसके बाद पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट, असल में मैं कहता हूँ चले ही जाए, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है तो आपको सारा याद आ जाए। ऐसे मैंने कहा चले तो फिर तो हो गया काम। ये राइट ऑफ यूज़ की देग याद आई, राइट ऑफ यूज़ की देग में क्या आता था, पीवी ऑफ एलपी। राइट ऑफ यूज़ की देग में और क्या आता था, इंस्टॉलेशन, आईडीसी। इंस्टॉलेशन नहीं है हमारे सवाल में, आईडीसी है, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ये भी हमारे पास है, और क्या चीज़ है, पेमेंट बिफोर मेड बिफोर लीज कमेंसमेंट को भी इधर ही डाल दिया करते थे, याद है। तो वो सवाल में है नहीं, तो मैं इस तरह करता हूँ लिस्ट पूरी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बन जाएगी, थोड़ा सा ऊपर लें इसको। तो वर्किंग नंबर 4 हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ जी बेटा। तो क्या आएगा जी, पीवी ऑफ एलपी कितना 640, सर खुद देख लेना। उसके बाद इसमें ऐड किया करते थे हम इंस्टॉलेशन, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये भी कोई नहीं है, होती तो ये भी ऐड कर देते, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है जी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, सवाल में हमारे है, लिख लो। उसके बाद आईडीसी सवाल में हमारे है, लिख लो। टोटल 762। तो ऐसे आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, हो सकता है अगर एक्सेस डायरेक्ट मांग ले। तो जब ये वर्किंग हो गई है तो अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट की एंट्री करने में कोई मसला नहीं है। 762 डिवाइडेड बाय 5 ही गिवन है, और तो हमें कोई चीज़ है नहीं गिवन, ठीक है। तो लीस्ट हम कोई पकड़ेंगे पूरा साल जी 152। एक्सट्रैक्ट्स बना लोगे, चलो
अच्छा चलें जी, थोड़ी सी लीज़ की रिवीजन की हमने। अब लीज़ की रिवीजन के बाद किधर गया हमारा सफ़ा। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ज़रा पास पेपर 12 के ऊपर आए। इसके पार्ट बी को ज़रा थोड़ा सा देखना था हमने। ये आई थिंक डेटॉल वाला सवाल है ना, ठीक है। पास पेपर 12 ज़रा ओपन करें। ज़रा घुमा फिरी चलेगी माजरत के साथ। पेज मैंने लिखा तो है, कोशिश की है, कहीं पे पेज मिस भी हो गया, इसलिए इसका पेज मिसिंग है, तो आप बताएं। अब पास पेपर 12 लीज़ का जी 149 पे। आर यू श्योर? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 डेटॉल वाला नहीं, फ्रेंच वनीला वाला सा नहीं, डेटॉल वाला ही है, ठीक है। इसके अंदर ये होमवर्क दिया था, लेकिन इसमें एक मसला आप लोगों को आ रहा था। सवाल में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि इसको फाइनेंस लीज से करना है या ऑपरेटिंग से। अब 5 टेस्ट थे सवाल के अंदर। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, इधर देखें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ रही है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ठीक है। ना मुफ्त में ना कुछ पैसे देकर। तीसरा टेस्ट होता था इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन लीज टर्म है। अब लीज टर्म कितनी थी सवाल के अंदर? सवाल के अंदर 3 साल लीज टर्म थी। इकोनॉमिक लाइफ या यूज़फुल लाइफ का जिक्र भी इस सवाल में नहीं था। जब आप रिवीजन में सवाल को करेंगे ना तो आपको नज़र आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आखिरी हल बचता था कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू ऑफ एसेट पे डिवाइड कर दें। सवाल के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट की भी गिवन नहीं थी और स्पेशलाइज्ड भी नहीं था, तो सारे के सारे जवाब जो हैं वो नो आ गए। आईकेप का सॉल्यूशन जब आया तो ये फाइनेंस लीज से सॉल्व किया हुआ था। फिर ईमेल की, उनको कहा यार ये क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी देखें, अब हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन उनका जवाब ये था कि जी देखें ऊपर ये इम्प्लिसिट रेट वगैरह गिवन है, तो ये ऑपरेटिंग लीज में तो ज़रूरत ही नहीं होती। ऑपरेटिंग लीज में क्या आपको इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत होती है? उसमें तो रेंटल निकालते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो जी इसलिए ये निशानी है कि ये बस ऐसे ही, तो ये कोई वैसे स्टैंडर्ड की निशानी नहीं है। लेकिन इस एक इस सवाल में और एक और सवाल अभी थोड़ी देर बाद रिसेंट वाला दिखाऊंगा आपको, इन दोनों के अंदर आपके टेस्ट कोई नहीं लग पा रहे थे। फेयर वैल्यू सवाल में दे देता ना तो एक टेस्ट लग जाना था, होना फाइनेंस लीज का सवाल था, लेकिन फेयर वैल्यू मिसिंग है, सवाल में नहीं मिल रही है, टेस्ट नहीं लग पा रहा है। तो इस वजह से एक असूल ज़बरदस्ती खींच तान के हमने बनाना पड़ा, ठीक है। इसके साथ स्टार लगा लें, बी के साथ स्टार लगा लें, स्टार लगा कर लिखें अगर सवाल में, अगर लेसर के सवाल में, ये पेपर के लिए है सिर्फ, इसको स्टैंडर्ड का रूल ना समझना। स्टैंडर्ड का रूल वही है, 5 टेस्ट लगाओ, सबका जवाब नो है तो ऑपरेटिंग है और कोई एक भी येस हो जाए तो फाइनेंस बनेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड का रूल आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माजरत के साथ ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब बस ये पता लग जाए तो बाकी आपको सवाल होमवर्क में दिया था वो सही दिया था, यही कह के दे दिया था ना, बस इसको आप फाइनेंस लीज से कर लें, वो आपने कर लिया था, कोई मसला नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो लिखें अगर लेसर के सवालों में 5 टेस्ट लगाने का डाटा ना हो और इम्प्लिसिट रेट वगैरह गिवन हो, अगर सवाल में 5 टेस्ट्स लगाने का डाटा अवेलेबल ना हो और सवाल में इम्प्लिसिट रेट वगैरह गिवन हो, तो फाइनेंस लीज से सॉल्व करना, तो फाइनेंस लीज से सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों, वो सही है। बेटा किसको इग्नोर करते, इसको, हाँ, इस अटैम्प्ट के अंदर जिन्होंने ऑपरेटिंग लीज से किया होगा उसको भी उसको नंबर देने चाहिए थे उसूली तौर के ऊपर, क्योंकि उसने तो डाटा दिया नहीं हुआ। तो जिन्होंने ऑपरेटिंग लीज से किया था वो भी पास हुए थे, बाद में बच्चों ने कहा था जी हमने तो कर दिया था, तो कर देना है आपने। बहरहाल आपको मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये उन्होंने जवाब दिया था ईमेल में उनको डालने के बाद, यार ये क्या मसला है यार, क्या तमाशा, ठीक है जी बच्चों, चलें आगे। अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं, कोशिश करके इसको अब अगले 20 से 25 मिनट में लपेट ही दें।
इस तरह से चीज़ें हैं, छोटी मोटी, ज़्यादातर तो छोटी मोटी चीज़ें। ये मैंने आपको पार्ट बी करवा दिया। कौन से पेज पे था ये? पेज 149। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब पेज 749 है आपके वॉल्यूम 2 के अंदर होगा प्रॉबेबली। देखें ज़रा, 3-4 सवाल होंगे। एक मैंने होमवर्क देना है आपको, क्वेश्चन 1 करवाऊंगा, 2 होमवर्क में, फिर 3 करवाऊंगा और 4 करवाऊंगा। इसकी पिक्चर इस तरह से करके ले लें, प्रॉपर जैसे वो बनाते होते हैं आप लोग। फ़ौरन ले लेनी है, पूरे बोर्ड की पिक्चर लेनी है उस साइड की, उसके बाद फिर मैंने इसको मिटाना है। ऑनलाइन वालों ने ले ली होगी पिक्चर, अब आप इधर ले आएँ, और अगर आप थोड़ी सी ये फेवर कर दें कि इसको मिटा दें तो मैं इनको इतनी देर में पढ़ा लूँगा। ये उन सारे ने निकाल देनी है, यदि एक अच्छी तस्वीर हो वो कर लें, ठीक है। ग्रुप में फिर आप लोगों ने भेज देनी है, ठीक है। वहाँ से फिर टीए दूसरे ग्रुप में भी भेज देंगे। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा पेज नंबर 749 पे, IFRS 16 विद IS 12। IFRS 16 में लेसी को IS 12 के साथ मिक्स करना हमने सीखा था, लेसर नहीं सीखा था। है बहुत ही आसान। जैसे हम लोगों ने लेसी के केस के अंदर कहा था कि अपनी सारी अकाउंटिंग जो हमने कर रखी होती है, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होता है, माजरत मैंने मिटा दिया तो खैर, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होता है, हमने डेप्रिसिएशन बुक नहीं की होती। याद आ रहा है? सॉरी, हाँ, लेसी की बात कर रहा हूँ कि हमने ये सीखा था कि हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होता है, डेप्रिसिएशन बुक की होती है राइट ऑफ यूज़ की। टैक्स वाले कहते हैं चलो इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को उल्टाओ और डेप्रिसिएशन को भी उल्टाओ, तुम तो रेंटल पे कर रहे हो, ठीक है, और ये एसेट तुम्हारा नहीं है, तुम्हें कोई डेप्शन अलाउड भी नहीं है, रेंटल अलाउड है। याद आ रहा है ना? तो हम क्या करते थे, हम अपनी अकाउंटिंग को उल्टा देते थे, ठीक है, और टैक्स वालों की अकाउंटिंग को फिर रिकॉर्ड कर लेते थे। यही काम लेसर के साथ करना है, ठीक है। ज़रा पॉज करिएगा। अच्छा जी, तो थोड़ी सी बात ज़रा पहले स्टार्ट कर लें। टैक्स वाले कहते क्या हैं? टैक्स वाले कहते हैं लेसर और लेसर, बल्कि टैक्स वाले कहते हैं लेसी, पहले जो पढ़ा हुआ है, लेसी और लेसी। तुम P&L के अंदर जो इंटरेस्ट, में टैक्स वालों के हिसाब से बात करूँ, ठीक है ना। टैक्स वाले क्या कहते हैं, तुमने इंटरेस्ट बुक किया है, अभी भी किया था हमने, माजरत मैंने पहले मिटवा दिया, तुमने इंटरेस्ट बुक करते हो, डेप्शन बुक करते हो, राइट ऑफ यूज नामी एसेट की, ये क्या चीज़ है भाई, ये तुम्हारा एसेट ही नहीं है, तुम्हारे नाम पे ही नहीं है, तो चलो इंटरेस्ट को रिवर्स करो, चलो डेप्शन को रिवर्स करो, तुम सिर्फ P&L के अंदर टैक्स वालों के हिसाब से P&L के अंदर क्या रिकॉर्ड करो, सिर्फ रेंटल पेड, रेंट एक्सपेंस के तौर पर क्या ले लो, रेंटल पेड। तो वो इंटरेस्ट और डेप्शन रिवर्स करवाकर टैक्स वाले जो है वो रेंटल हमें अलाउ करते थे। और साथ ही वो क्या कहते हैं, और तुम कहते हो तुम्हारा एसेट है, तुम्हारे नाम है तो दिखाओ, नाम तो बैंक के होता है, ठीक है। तो कहते हैं सॉरी, टैक्स वाले कहते हैं सॉरी, ये आपका एसेट नहीं है। हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म को नहीं मानते, हम फॉर्म ओवर सब्सटेंस को मानते हैं। लीगल फॉर्म यही है कि तुम्हारे नाम नहीं है तो तुम्हारी किताबों में कोई एसेट नहीं। तो अब हम जब शुक्र है आप आ गए भाई, ठीक है, इनके लिए हैंड आउट ले आए जो आपको भेजा था। अच्छा, तो अब हमने क्या किया था, हमने, ये मैं अपनी अकाउंटिंग सामने लिखी हुई, अपनी अकाउंटिंग आपके दिमागों में है। हमने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया था, रेंट पेड को टैक्स वालों के हिसाब से, टैक्स वालों के समझे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है, उनके हिसाब से मैंने उसको जो है वो रिकॉर्ड किया था, हमने रिकॉर्ड किया था। फिर डेफर टैक्स की वर्किंग के अंदर हमने कहा था हमारा एसेट है, टैक्स वाले ने कहा था तुम्हारा कोई एसेट नहीं है, हमने कहा था लीज लायबिलिटी होने का कोई चक्कर ही कोई नहीं है, सारी चीज़ों की टैक्स बेस क्या आती थी, जीरो। कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, अब टैक्स वाले लेसर को क्या कहते हैं, ये हमने अनफॉर्चुनेटली किताबों पढ़ते हुए IFRS 16 को हमने इसको नहीं किया, तो ये अब करने लगे। 15 मिनट की डिस्कशन है, अगर समझ आ जाए तो, समझ तो आपको आई हुई है वैसे भी, ठीक है, सिर्फ एक बार आपको हाथ से करवाने की ज़रूरत है ये चीज़, ठीक है। तो लेसर को कहते हैं टैक्स वाले लेसर। अच्छा, वैसे लेसर रिकॉर्ड क्या करता है, हमारी अकाउंटिंग में क्या चल रहा है, अकाउंटिंग के अंदर क्या चल रहा है, अकाउंटिंग के अंदर क्या चल रहा है, बताएंगे जी?
अल्लाह करे मेरा लैपटॉप आज और कल का दिन बस चल जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए जी। क्या करते हैं जी, लीज रिसीवर रिकॉर्ड करते हैं और फिर इंटरेस्ट इनकम और एसेट किताबों से निकाल देते हैं, इसलिए डेप्रिशिएट नहीं करते। टैक्स वाले कहते हैं ओ भाई तुमने क्या ये लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। सीधी बात है, तुम एसेट को किराए पे देके उसका किराया वसूल कर रहे हो, तो रेंट रिसीव्ड हमारे हिसाब से तुम्हारे पीएनएल में इनकम होनी चाहिए, और एसेट तुम्हारे नाम है चाहे उसके पास पड़ा है, तुम डेप्रिसिएशन भी इसकी लो। अब हमने क्या कर रखा होगा अकाउंटिंग के अंदर, हमने क्या कर रखा होगा बच्चों, हमने इंटरेस्ट इनकम बुक की हुई होगी, टैक्स वाले कहेंगे इसको उल्टा दो, और हमें कहेंगे रेंट रिसीव्ड को इनकम बनाओ और डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस के तौर पे लो। ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट में जाहिर सी बात है वो डेप्रिसिएशन क्यों दिलवा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाईजान एसेट है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये। अब डेफर टैक्स में जाके हमारी कैरिंग अमाउंट आज ज़ीरो होगी और बुक वैल्यू एसेट टैक्स वालों के हिसाब से पड़ी होगी। ठीक है, ये पिक्चर ले ले, आगे चलते हैं सवाल की तरफ। बस यही बात है इतनी सी जी, वेरी सिंपल। टैक्स वाले लेस्यू कहते हैं कि तुम्हारा रेंट पेड एक्सपेंस है और ये तुम्हारा एसेट नहीं है, इसलिए जब हम IAS 12 के साथ मिक्स करते हैं इसको, तो हमने जो काउंटिंग की होती है वो उल्टा देते हैं। वो जो भी है वो आपको पता है, मैं उसकी बात यहाँ लिख नहीं रहा ताकि ये याद करवाऊँ, और रेंट पेड को एज एन एक्सपेंस हम ले लेते हैं। और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं होता, हमारी कैरिंग अमाउंट्स होती हैं, आपको पता है क्या कुछ आया, IFRS 16 पढ़ के आए हैं, टैक्स बेस उन सबके सामने क्या होती है, जीरो। बैलेंस शीट में वो कहते हैं कुछ भी नहीं है तुम्हारा। ऐसे ही टैक्स वाले लेसर को क्या कहते हैं, हमने क्या काउंटिंग उसको छोड़ो, टैक्स वाले कहते हैं लेसर को भाई तुमने जो रेंट रिसीव किया ये तुम्हारी इनकम है और तुम्हारा एसेट है, तुम्हारे नाम पे तुम्हारा PPE है, इसके तुम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करो। अब हम अकाउंटिंग में जो करके आए होंगे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की रिवर्स करेंगे, रेंट रिसीव्ड को ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को अलाउ करेंगे टैक्स वाले एज अ डिडक्शन। हमारी कैरिंग अमाउंट में कोई एसेट नहीं है, अभी एंट्री की है ना, लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट किताबों से लेसर किताबों से एसेट निकाल देता है फाइनेंस लीज में, ठीक है, तो लेसर फाइनेंस लीज की बात हो रही है। अच्छा, वो फाइनेंस लीज के अंदर भी कहता है तुम्हारा PPE है, तो फिर ऑपरेटिंग में तो वैसे ही PPE उसी किताबों में पड़ा हुआ है। ये मैं दोनों करवा देता हूँ आपको, ठीक है, ओके। अब पहले हम सवाल करेंगे लेसर फाइनेंस लीज का, फिर सवाल कर लेंगे लेसर की ऑपरेटिंग लीज का, फिर सवाल कर लेंगे एक शॉर्ट टर्म लो वैल्यू वाला एसेट भी रहेगा, लो वैल्यू की लीज भी रहेगी थी IAS 12 से मिक्स होनी, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है सवाल, वो भी करवा दूंगा। तो ये 3 सवाल अब हमने करने हैं अगले 20 से 25 मिनट में कोशिश करके, है बहुत आसान काम, ठीक है। पूरी कहानी सामने आ जाएगी ना। XYZ लिमिटेड अ लेसर लीजेज इक्विपमेंट टू ABC अ लेसी विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 37,908 इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। द लीज बिगिनस ऑन 1 जनवरी 2005, ठीक है जी। देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 ईच पेबल एनुअली इन एरियर एंड द डिस्काउंट रेट इम्प्लिसिट जो है वो 10% है। टैक्स अथॉरिटीज़ जो कहती हैं वो बाद में देखते हैं, टैक्स रेट एप्लीकेबल भी बाद में देखते हैं। यही लाइनें तो पढ़ी थी कि लेसर का सवाल के साथ IAS 12 मिक्स हो गया, ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो हम अभी जो रिवाइज़ किया उसको ज़रा क्विकली कर लें। अब छोटा सा सवाल है, ठीक है, लेसर का सवाल है, लेसर का, लेसर ने इक्विपमेंट दिया है, ठीक है। लेसर के सवाल में क्या आता है जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। कोई GRV कोई UGRV नहीं है, ठीक है, तो वर्किंग वन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वर्किंग वन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जी, कितना रेंटल, 10,000, 10,000 ही था ना, 10,000। ये देखो इंस्टॉलमेंट, ये 10,000 की 5 इंस्टॉलमेंट से मोबाइल वाले भाई जी, इंटू 5 कितना आ गया, 50,000। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो 10,000 इंटू 1 माइनस 1.10% है, -5 एरियर में थी ना, तो सारी की सारी डिस्काउंट कर लें, ठीक है जी। कितना आता है, 37,908। बाकी भी चेक कर लें, अभी एक ही जवाब मौसूल हुआ। जी, उसके बाद अगला काम करते थे हम, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते होते थे। 2 साल का अगर आप देख लें, मैंने तो गायब कर दिया है, 5 और 6।
मैं एक ही साल करूँगा, 5 6 आपका होमवर्क है। ओके ठीक है ना, इसका 6 होमवर्क, अगला पूरा सवाल होमवर्क। इसी तरह से तीसरे सवाल के अंदर 1 साल मैं करवाऊंगा दूसरा होमवर्क, ताकि आप कुछ करें। इसके साथ 2 सवाल और ऐड करूंगा, एक सीटिंग में बैठ के करोगे, ये साइड पे लग जाएगा। ठीक है, वर्किंग नंबर इंशाल्लाह 2, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट 37,908। मसला तो नहीं हो रहा, मैं आगे आ जाता हूँ, है ना जी। यकम जनवरी 5, सवाल भी देख लो ना, 10 भी दो कुछ। यकम जनवरी 2005 पे लीज शुरू हो रही है। ठीक है जी, एरियर में है तो 31 दिसंबर 5 पे एक किराया पे करेंगे आप, रिसीव करेंगे, सॉरी लेसर है कितना जी, 10,000, और 31 दिसंबर 6 पे 10,000। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए बनाया 2 साल का, वरना मैं 1 ही साल का बनाता। मैंने असल में क्योंकि टैक्स का सवाल पूरा करना है ना, तो मुझे बैलेंस शीट के अंदर कैरिंग अमाउंट्स तो चाहिए ना, समझ गए हैं, करंट नॉन करंट वाला काम है, तरतीब वही रहे ना जी। पहले साल का इंटरेस्ट 37,908 पे लगाओ 10%, 3791 6209, बैलेंस 31699। फिर इस पे लगाओ इंटरेस्ट रेट 10% तो 3170 कर दिया जी आपने। खुल के राउंडिंग करते हैं अब बच्चे, अच्छी बात है। 6830 24869। अच्छा बच्चों, अब मैं बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा, ये आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये वर्किंग हो गई है, कोई और वर्किंग, चलो वर्किंग कोई हुई तो इधर ही कर लेंगे। ठीक है ना, इधर ही वर्किंग करेंगे। उसने मांगा क्या, वैसे रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, तो जर्नल एंट्रीज तो आप खुद देखेंगे, मैं तो ज़बानी बोलूँगा ना। मैंने तो आपको सिर्फ क्या कर देना है, करंट टैक्स और डेफर टैक्स निकाल के दे देना है, उसके बाद उसकी एंट्री ज़बानी बोल देनी है। ठीक है, चलो अब सबसे पहला काम क्या किया करते थे आप, करंट टैक्स निकाला करते थे। ठीक है जी, तो वर्किंग नंबर हमारी बन जाएगी 3, करंट टैक्स। मैं सिर्फ 2005 के लिए ये कर रहा हूँ, आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं ना, तो 5 के आगे 6 की जगह भी छोड़िएगा, ताकि घर जाके उसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो 2005 सवाल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम इंशाल्लाह उठा लेंगे थोड़ी देर में, बल्कि उठा ही लेते हैं जी। टैक्स एप्लीकेबल टू कंपनी इज 35%, अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर इज 1,00,000, जो 2006 का, हमें 2005 वाला चाहिए 1,50,000, तो 150 आ गया। 1000 में चल रहे हैं ना हम, 150। अब लेसर का सवाल है, तो हमने क्या किया होगा इनकम स्टेटमेंट में, हमने क्या किया होगा, हमने इनकम स्टेटमेंट में ये इंटरेस्ट बुक किया होगा। टैक्स वाले कह रहे हैं, अभी आपको मैंने दिखाई टैक्स वालों के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। वो कहते हैं आपकी तो रेंटल रिसीव्ड इनकम है, और आपकी रेंट रिसीव्ड इनकम होगी, और दूसरी आपका एसेट डेप्रिसिएशन है आपकी। लेकिन हमने तो ये सिर्फ हम तो किताबों से निकाल चुके होते थे, पहली एंट्री करके राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी, सॉरी लेसर है, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट करके निकाल चुके होते थे। हम तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम बुक करते थे। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या करवाएंगे, वो कहेंगे कि आपने पीबीटी तक आते आते ये जो इंटरेस्ट इनकम ऐड कर ली है, इसको क्या कर लें, लेस कर लें। क्या कर लें जी, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है जी, 37, तो रुपीज़ में ही करवाओ ना फिर सारा सवाल। 1,00,000, आपने कहा था 1000 में चल रहे हैं, 3791, ये उन्होंने क्या करवा दिया जी हमसे, लेस। पहले यूँ करता हूँ, जो हमने किया था उसको उल्टा रहे हैं, ये बात पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, दूसरा काम क्या हुआ करता है जी, दूसरा काम होता है वर्किंग, और मैं अब कर रहा हूँ डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। ये आपने एक और भी करनी होगी, मैं फिलहाल 31 दिसंबर 2005 की आपको करके दे रहा हूँ। टैक्स रेट क्या है जी, 35%।
डिफरेंस आता था यहाँ, और टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट। जी बताओ जी, को पीपीई हमारी किताबों में होगा? फाइनेंस लीज है, उसमें सवाल में बता दिए, टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, असल में तो वो आपको आते हैं इससे, जो चीज़ सिखाई जा रही है वो ये, ठीक है जी। तो ये मामला है जी, फाइनेंस लीज है। तो हमने जो कर रखा था वो ये था कि हमने एसेट किताबों से निकाल दिया था और हमने सिर्फ ये इंटरेस्ट इनकम बुक की थी, एंट्री की थी ना, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, एसेट के पैसे, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। याद आ रहा है? कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम। मैंने कहा ये क्या है, उल्टा दो। अब हमने ये इनकम बुक की हुई थी और एसेट कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एसेट है, आपका एसेट है। उन्होंने कहा जी आपका एसेट है। हमने कहा अच्छा, तुम क्या कह रहे हो, हमारा एसेट है? तो फिर देखा, और तुम्हारे एसेट की कॉस्ट भी है, कितनी है? एक काम कर लेते हैं, इसको अगर आप कहें ना तो अलग अलग रख लेते हैं, ठीक है ना? बल्कि यूँ कर लेते हैं ना, हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ था, असल में दिमाग के अंदर चलानी है अपनी अकाउंटिंग, ठीक है? लीज रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड किया हुआ, लीज रिसीवेबल। बोलो, ये अपने साल के आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाते थे और कहा करते थे जी ये करंट और ये नॉन करंट, ये दोनों टोटल करके बैलेंस शीट में अलग अलग शो करते थे, ठीक है ना? लेकिन इस टॉपिक के लिए आपको क्या बताया हुआ है कि आपने इन दोनों को क्या कर दिया, करना है ऐड। 6830 प्लस 24869, 6820 था प्लस 2430, 6830 प्लस 24869। जी कितना लीज रिसीवेबल हमारे पास पड़ा है? 31699। अच्छा अब इधर देखो, हमारे हिसाब से कोई पीपीई नहीं है, ठीक है? हम कह रहे हैं जी कोई पीपीई नहीं है, लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है और इंटरेस्ट इनकम बुक कर रहे हैं। वो अभी आगे कहेंगे लिए इंटरेस्ट इनकम को उल्टा दो, इंटरेस्ट इनकम को उल्टा दो और आपका एसेट है उसको डेप्रीशिएट भी करो। अब टैक्स बेस की अगर बात करें तो पीपीई की टैक्स बेस है, पर पीपीई का अगर हमारा पीपीई है तो उसकी डेप्रीसिएशन भी है, डेप्शन एक्सपेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक तो कहेंगे इसको लेस करो, और दूसरा वो कहेंगे आपकी इनकम क्या है, रेंटल रिसीव्ड। समझ में आती है बात? यानी जो हमने रेंटल रिसीव किया 10,000, उसको वो कह रहे हैं आपकी इनकम है, ये कोई इनकम नहीं है। और साथ ही कह रहे हैं ये जो आपने एसेट ख़रीदा है, एसेट कितने का ख़रीदा हुआ है, एसेट कितने का ख़रीदा हुआ है, यहाँ लिखा होगा जी, ये 37908 इसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है? ओहो, तो 37908 आपका एसेट है, और कहीं पे इसकी लाइफ गिवन है, रेट गिवन है, टैक्स वाले खुद अपना रेट बताएंगे। ओके, टैक्स अथॉरिटीज़ ग्रांट 20% अलाउंस ऑन इक्विपमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो 20% डेप्रिसिएशन रेट है। तो कितना जी, क्या फेयर वैल्यू गिवन है जी, क्या फेयर वैल्यू गिवन? 908 का 20%, कितनी डेप्रिसिएशन? 8, ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं कि भाईजान ब्लैक को उल्टा दें, आपको हम लाल वाला अलाउ करते हैं। ब्लैक क्या था, हमने इनकम बुक की हुई थी, उन्होंने कहा इसको रिवर्स करो, और उन्होंने कहा आप रेंट रिसीव्ड को इनकम बनाओ और आपका एसेट है इसको डेप्रिशिएट करो। हमने कहा जो लीज रिसीवेबल था, कहने लगे वो क्या होता है? हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारा पीपीई है जो 37,908 का था, 37,908 का था पीपीई, ऐसे लिख देता हूँ लाल से, ज़रा पता लग जाए, ठीक है ना? टैक्स वालों ने कहा था, और उसमें से 7582 डेप्रीशिएट हो गया है और बुक वैल्यू इसकी है 30326। सवाल तो ख़त्म हो गया, डिफरेंस बताएं जी, 31699। अब कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो
टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इधर एसेट की टैक्स बेस ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इनका नेट करें तो नेट में टैक्सेबल आता नज़र आ रहा है मुझे, तो 6202, तो टोटल दोनों प्लस नहीं करता गुड़िए जी, 1373 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, और इस पर लगा दें 35%, तो आंसर आ गया 481 डेफर टैक्स लायबिलिटी। तो वर्किंग नंबर 5 अब करोगे आप डेफर टैक्स लायबिलिटी का या एसेट का लेजर। लायबिलिटी आई है, स्लैश एसेट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ओपनिंग क्या होना चाहिए जी, ओपनिंग क्या होना चाहिए, ओपनिंग क्या होना चाहिए बोलो। लीज बिगिन कब हो रही है, ओ होश करो, लीज बिगिन कब हो रही है, हमारे साल के पहले दिन, ठीक है। तो फिर डेफर टैक्स लायबिलिटी ब्रॉड डाउन 0 आ गई, और कैरी डाउन वर्किंग 4 के अंदर आपने 481 निकाली है। ब्लू मार्कर से बैलेंसिंग फिगर निकाला करते थे, IAS 12 भी रिवाइज हो रहा है आज, है जी जी। DT 480, अब उन्होंने क्या कहा था सवाल में, एंट्रीज करनी है। अब इधर देखो, एक मिनट जल्दी आ जाओ यार, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई यार, बहुत लेट कर दिया तुमने जी। ज़रा निकालें टैक्सेबल, इन टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें, टैक्सेबल प्रॉफिट जी 13627, और इस पर निकालें टैक्स एट द रेट ऑफ 35% जी 4769। भाई इधर देखो, अभी हमने क्या बात की, ज़रा देखो, एक मिनट, शायद समझ आई जाए, ठीक है। हमने पहले एक सवाल किया लेसर का, और एक ही सवाल लेसर और लेसी से, थोड़ी रिवीजन की हमने, ठीक है। लाजमी आपने ये पहला तकरीबन 1 घंटा जो गुजरा है ये देखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या गलत आया है, ये टैक्स 14627 कैलकुलेशन आज सही नहीं हो गई ताड़ियाँ, 52019। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमने उधर जब मैं बुलाऊं तब आना है। हमने सबसे पहले एक सवाल किया है लेसर लेसी दोनों से, थोड़ा टाइम लगा हमें चीज़ें याद करते हैं, थोड़ा टाइम लग गया इसलिए ज़्यादा। अब हम फ्लो में आ गए, हम स्पीड से करते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा हमने ये काम किया, थोड़ी सी रिवीजन वगैरह की ना, IFRS 16 की, सब बहुत पुराना फसल में पड़ा हुआ। उसके बाद आज हमने स्टार्ट क्या किया है, नया काम क्या कर रहे हैं, लेसर को IAS 12 के साथ मिक्स कर रहे हैं, लेसर की लीज, लेसर की अकाउंटिंग को। तो मैंने आपसे ये कहा यहाँ पे बच्चों से कि लेसर टैक्स वाले लेसी को क्या कहते थे, कि लेसी हम क्या करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन बुक करते थे। टैक्स वाले कहते थे ये क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गई, रिवर्स करो, तुम्हें रेंट तुम्हारा P&L है। ये टैक्स वाले लेसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे P&L में रेंटल पेड होना चाहिए, ये अलाउ करेंगे, और तुम्हारा कोई एसेट वैसेट कोई नहीं है, उसके नाम है लेसर के, ठीक है ना। और टैक्स वाले लेसर को क्या कहते हैं, हम क्या करते थे फाइनेंस लीज में, हम क्या करते थे, फाइनेंस लीज में हम क्या करते थे, हम एसेट किताबों से निकाल देते थे, लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट कर देते थे, फिर इंटरेस्ट इनकम बुक करते थे, डेप्शन नहीं आती थी। टैक्स वाले कहते हैं ये क्या होता है इंटरेस्ट इनकम, चलो रिवर्स करो, तुम्हें रेंट जो रिसीव हुआ ये तुम्हारा इनकम है तुम्हारी, और तुम्हारा एसेट है इसकी डेप्शन तुम्हें अलाउ करेंगे, ये तुम्हारा लीज रिसीवेबल क्या होता है, ये तुम्हारा PP है, तुम्हारे नाम है, तुमने किराए पे दिया हुआ है। तो रेंट रिसीव्ड P&L में इनकम और डेप्शन P&L के अंदर एक्सपेंस, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, ये रेंट पेड एक्सपेंस कहते हैं इसको, इधर यहाँ पे इसको रेंट रिसीव्ड इनकम कहकर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये अलाउ करते हैं, और PP कहते हैं तुम्हारा है, ठीक है ना। अब फिर यही सवाल में हमने किया भी, एक सवाल सादा सा है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 749 पर। इसमें हमने क्या किया जी, लेसर को IAS 12 के साथ मिक्स किया, ठीक है।
तो एक सादा सा सवाल था, इसके अंदर हमने ये अकाउंटिंग की, ये प्रेजेंट वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट आई जिसकी अब एंट्रीज मांगी हुई है। तो पहली एंट्री हम इसकी करते होते थे जी, लीज रिसीवेबल डेबिट एसिड क्रेडिट, कोई आरडीसी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लीज रिसीवेबल डेबिट एसिड क्रेडिट 37908, उसके बाद ये पहली एंट्री, उसके बाद कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर लाइन लगाकर ये करंट और ये नॉन करंट में शो कर देते थे, बस ये हमारी अकाउंटिंग थी, ठीक है। अब टैक्स वाले आए तो टैक्स वालों ने कहा, ये ऐसे पक्के असूल हैं, लेकिन टैक्स वालों ने क्या कहा है, वो कहता है टैक्स वाले, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ ग्रांट 20% अलाउ, ऐसे तो ये लिखा हुआ है। आगे कहता है टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी इज दिस एंड दिस, आगे कुछ नहीं बोला हुआ, पक्का असूल है लीज का, जैसे लेसी के सवालों में था। टैक्स वाले जो असूल मैंने बता दिया वही है, ठीक है। अब टैक्स वाले आगे क्या कहेंगे, ये इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, इसको रिवर्स करो, हमने ये ब्लैक रिवर्स कर दिया। और उन्होंने कहा ये लीज रिसीवेबल क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ। उन्होंने कहा जी वो लीज IFRS 16, IFRS 16 कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, समझ आती है बात। फिर वो कहते हैं तुम्हें हम बताते हैं क्या अकाउंटिंग होती है, ये तुम्हारा एसेट है PPE 37908 फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है, ठीक है। इसको 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ करूंगा तुम्हें, और इसकी बुक वैल्यू है, हम कह रहे हैं नहीं है, वो कह रहा है, ये फर्क है, ठीक है ना। और अगली बात, जो तुमने रेंट रिसीव किया है वो तुम्हारी इनकम। तो यहाँ से हमारे पास करंट टैक्स आ गया, और ये डेफर्ड टैक्स, इस क्लोजिंग को यहाँ लिखा तो बैलेंसिंग आ गया। अब उस सवाल में उसने एंट्रीज मांगी थी, सवाल में एंट्रीज क्या करेंगे, नंबर 1 टिक करते जाओ जरा सोल्यूशन से देखकर, टिक करते जाओ, लेकिन पहले मैं एंट्री बोलूँ फिर टिक करना, ठीक है। पहले मैं एंट्री बोलूँ फिर टिक करना जी। नंबर 1 आप बल्कि बोलते रहे साथ साथ, लीज रिसीवेबल डेबिट एसिड क्रेडिट 37908, कैश डेबिट 10,000, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 6209, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3791, ठीक है। ये लीज की एंट्रीज हो गई, जनरल एंट्रीज हो गई। एक्स टैक्स बनाने हो तो बन सकते हैं। अब टैक्स की कैलकुलेशन करनी थी, ये जो आखिरी लाइनें 2 लिखी होती हैं ना, टैक्स रेट कितना है डेप्रिसिएशन का, प्रॉफिट हमारा इतना है, टैक्स रेट 35% लग रहा है, ये जब आ जाता है, ये असल में FAR 2 में यही तो आने लग गया हर सवाल के अंदर, ये जब आ जाता है तो IAS 12 आ जाता है बीच में। अब जब हमने करंट टैक्स की कैलकुलेशन की तो हमारा करंट टैक्स निकला 52019, इसकी एंट्री करेंगे CTE डेबिट CTP क्रेडिट, और फिर डेफर्ड टैक्स की एंट्री करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट DTE डेबिट DTL/A क्रेडिट, ठीक है जी। क्वेश्चन वैसे आपका बनता तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलें जी, अब इससे अगला सवाल जो है ये सेम यही सवाल है, लेकिन इसमें बस हमने क्या करना है, एडवांस के अंदर हमने रेंटल्स हमने लिए हैं, ठीक है। A lease was signed on Yakam January for 5-year annual rental payable and beginning of year were agreed at 12/38/44, यूजफुल लाइफ 5 साल है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट 12 है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 5000 है, लेसर अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी इतना है, टैक्स और डेबिट सच एज स्टेटमेंट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ। सारा सवाल सिंपल है। अब सादा बात है, यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल, और लीज टर्म भी कितनी है, लीज टर्म भी कितनी है 5 साल। तो यहीं से पता लग गया कि ये फाइनेंस लीज है। मेरे वाले सवाल में तो बताया हुआ था ना, इसमें नहीं बताया हुआ। और ये सवाल एडवांस भी है, एनुअल रेंटल पेबल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बस इतना सा फ़र्क है, सारा कुछ ऐसे ही होना है, तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। थर्ड पे आए, ऑपरेटिंग लीज में ज़्यादा मुसीबत पड़ती है, क्योंकि टैक्स वाले यही कह रहे हैं, टैक्स वालों की ना बस एक ही छड़ी है जिससे वो हाँकते हैं लेसर को। उनको क्या पता फाइनेंस और ऑपरेटिंग क्या होती है, वो बस इसी पे अड़े हुए हैं। तुमने जो रेंट रिसीव किया, तुम्हारी इनकम, तुम्हारा एसेट है, हमारे रेट के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन। और ऑपरेटिंग लीज में जब आते हैं ना, तो लेसर ऑपरेटिंग लीज में इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं करता, एसेट अपने पास ही रखता है। वो भी रेंटल इनकम बुक करता है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बुक करता है, ठीक है ना। अब टैक्स वाले क्या कहेंगे, अब याद करो ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रेंटल इनकम निकालते थे, आया कमाया घिस आया। अब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और टैक्स वाले क्या कहेंगे, नहीं, जो तुम्हें रिसीव हो रहा है वो इनकम है। तो फर्क तो यहाँ पे भी आ गया। अब सोचो ना, अकाउंटिंग मैंने क्या कहा, टैक्स वाले लेसी को इस छड़ी से हाँकते हैं, या तो सारा कुछ रिवर्स करा के रेंटल पेड जो होता था, इंस्टॉलमेंट पेड को माइनस करवाते थे, और कैरिंग अमाउंट हमारी सारी होती थी टैक्स पे, सारी लैंड में सिफर, लैंड सिफर हो जाता था, याद है। तो टैक्स वाले लेसी को
जो सी मर्जी लीज हो इसी छड़ी से हाँकते हैं। इसी तरह से लेसर को इसी छड़ी से हाँकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं तुम्हारी इनकम है, तुम्हारा रेंट रिसीव, और हमारे रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन। पीपीई में तो ये फर्क होता था, उनके रेट डिफरेंट, हमारे डिफरेंट। अब जब हम ऑपरेटिंग लीज में आएंगे, हम लेसर है, तो हमने स्ट्रेट लाइन पर इनकम बुक की होगी, आया कमाया किस आया वाले हिसाब से, याद है। और हमारी किताबों में वो प्रीपेड बल्कि इनकम है तो अनअर्न्ड या एक्रूड रिसीवेबल या अनअर्न्ड इनकम आ रही होगी। बोलो। अब टैक्स वाले कहेंगे भाईजान ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पर इनकम आ रही, जो आया वो तुम्हारी इनकम है, तो हमारे वाली इनकम उल्टा देंगे, वो अपने वाली इनकम ये रिसीव को इनकम बनाएंगे। फिर हमारे डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट हो सकते हैं, उनके डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को उल्टा देंगे, अपने वाले को अलाउ कर देंगे। फिर हमारा पीपीई कैरिंग अमाउंट डिफरेंट होगा, उनका टैक्स बेस डिफरेंट होगा। लेकिन होना दोनों ने ही क्या है, दोनों ने ही पीपीई कहा हुआ ना। टैक्स वाले तो पहले ही पीपीई कहते थे, हमने भी पीपीई कहा हुआ है, बस फर्क ये है कि हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं अपनी तरतीब से, और वो कहते हैं जो रिसीव हुआ है वही इनकम है। जैसे एक्रूअल के अंदर होता था, हम इनकम बुक करते थे एक्रूअल बेसिस, वो कहते नहीं जो रिसीव हुआ है वो इनकम है। एक्सपेंस बुक करते थे एक्रूअल बेसिस, वो कहते नहीं जो पे हुआ है वो एक्सपेंस है। ये ऐसे ही चक्कर है बस थोड़ा सा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, XYZ लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज। इसके अलावा इतनी लेंथी काम और कोई भी नहीं है, इतना लेंथी काम और कोई भी नहीं है आज हमारा, सिर्फ यही IFRS 16 के अंदर कुछ पेंडेंसीज और लेंथी काम था। XYZ लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज विद ABC लिमिटेड ऑन यकम जुलाई 3। ABC लिमिटेड एग्रीड टू लीज अ प्लांट फ्रॉम XYZ विच हैड कॉस्ट XYZ 15 लाख ऑन 1 जुलाई 2003, ठीक है जी। अब यकम जुलाई 2003 पर इन्होंने ये ख़रीदा है, डेट गिवन है नहीं, ये तो एंटर किया लीज़ के ऊपर, लीज़ पर ये यकम जुलाई 3 को दिया है। अच्छा, यकम जुलाई 3 को लीज़ पर भी दे दिया और यकम जुलाई 3 को ही ख़रीदा भी था, ठीक है जी, ऐसे ही है। नहीं चलो खैर, पहली एंट्री ना करना, एंट्रीज मांगी हुई हैं लेकिन पहली एंट्री ना करना, ख़रीदने की डेट नहीं गिवन। इंसेप्शन ऑफ लीज़ क्या है जी, यकम जुलाई 3, लीज़ पीरियड है 3 साल, यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स, लीज इंस्टॉलमेंट 3 मिलियन टू बी रिड्यूस्ड एनुअली बाय 5%। XYZ लिमिटेड डेप्रिशिएट इट्स प्लांट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। लेसर्स अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 3 लाख। कैपिटल अलाउंस, कैपिटल अलाउंस किसे कहते हैं पता है, टैक्स पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कैपिटल अलाउंस किसे कहते हैं, ये भी डेप्रीसिएशन ही है, बिल्कुल। कैपिटल अलाउंस पहले साल के अंदर जो डेप्रीसिएशन अलाउ की जाती है ये वो होती है, ठीक है, ये वो डेप्रीसिएशन दे रहे हैं। टैक्स डेप्शन 2000 है पहले साल के लिए, ऐसे ही है। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी इज, कैपिटल अलाउंस डेप्शन को ही कहते हैं, पहले साल दें या जो सा, ठीक है। कैपिटल अलाउंस टैक्स वाले डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, ठीक है, कभी आ जाए तो। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें, कहीं पे लिखा हुआ है कि एसेट लेसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म, मुफ्त में नहीं, पैसे देकर नहीं। अच्छा, एसेट की यूज़फुल लाइफ, लीज टर्म जो है वो 3 साल है और यूज़फुल लाइफ चलो गिवन है, इकोनॉमिक तो नहीं है, तो मजबूरी में इसी को ले लो, ये भी मेजर पोर्शन नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है, वो गिवन नहीं है हमें, लेकिन चलो 3000 टू बी रिड्यूस्ड एनुअली है बाय 5%, तो चलो ये करके देख लेते हैं, ठीक है। ये कर, वैसे मुझे तो पता है कि ये सवाल ऑपरेटिंग लीज का है हैं, लिखा हुआ है, नहीं वो तो टॉप पे लिखा हुआ है ना वो। अच्छा ओके आज हैं जी, वर्किंग नंबर 1 करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 749 जी। वर्किंग 1, सॉरी क्वेश्चन 3 तो हाँ लिख लिया। वर्किंग नंबर 1 जी बेटा, 31 दिसंबर यकम जनवरी पर, यकम जुलाई, ठीक है, यकम जुलाई पर आपने लीज स्टार्ट की है और लीज इंस्टॉलमेंट जो है वो पेएबल इन एरियर है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून 2004 को, 30 जून 2004 को कितनी है, अगर आगे बढ़ा तो बढ़ा लेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम बना रहा हूँ, ऐसे ही है ना, अगर बढ़ गया आगे तो बढ़ गया। अभी फ़िलहाल मैंने लिखा है डेट और इंस्टॉलमेंट, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको आगे बढ़ा लेंगे, वो सही है ना, ऐसे ही करते थे ना हम टेस्ट। वो तो ठीक है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, मेरा दिल था कि ये बना के फिर आगे टेस्ट ये भी लगवा देता, एक ही टेस्ट रह गया था, ठीक है, और वो भी इंशाल्लाह फेल ही होना,
क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स को फेयर वैल्यू से डिवाइड करना है हमने, अगर वो ही 90% से कम हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू तो और कम होनी है। इस तरह से लगाना सिखाया भी हुआ है आपको, ठीक है ना जी। पहला किराया 3000, अब तो 1000 में कर सकते हैं ना। फिर 30 जून 2004 पर टू बी रिड्यूस्ड एनुअली बाय, तो फिर इसको 5% डिक्रीज करके बताओ, आज बड़े हो गए अब जी। 2850 और 30 जून 2006 जी 08, बस यही है। टोटल करो, 8558 आ गया। और रेंटल इनकम स्ट्रेट लाइन पर निकालने के लिए 8558 को डिवाइड कर देंगे 3 ईयर्स के साथ जी। आंसर इज जी 2853 पर ईयर। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये इनकम हम रिकॉर्ड किया करते थे, ठीक है ना। टैक्स वालों को इसी से तकलीफ होनी, उन्होंने कहना ये कौन सी इनकम है, जो तुम्हें पैसे आए हैं बस वही तुम्हारी इनकम है। बात समझ आ रही है। अब अगला काम क्या करना है हमने, वर्किंग 1 तो हो गई, वर्किंग 2 क्या करेंगे जी, करंट, क्योंकि उसने जनरल एंट्रीज मांगी है ना, ठीक है। आया कमाया घिसाया वाली एंट्रीज भी इंशाल्लाह आप करोगे, और उसके बाद आप ये करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की भी वर्किंग आप करके आप फिगर निकालोगे तभी आगे जा सकते हो। तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन में मैं अगेन, उसने 2 साल की एंट्रीज मांगी होंगी इंशाल्लाह, एक ही है। ओह नो, चलो कोई बात नहीं, क्या हो सकता है अब क्या हो सकता है जी। 2004 है, ओ ये अच्छा मौका है। चेक करूँ जुलाई, अच्छा अच्छा वो अच्छा मौका कहाँ है, साल ही एक है यार। तो 2004 पे ईयर एंड हो रहा है, मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो एक साल मैं इस वो वाला नहीं बनाता जो मांगा हुआ है, उसके अलावा बनाता हूँ। 2004 का साल है, पीबीटी सवाल के अंदर गिवन है, पीबीटी सवाल में गिवन होगा लेसेस अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 3 मिलियन, ये पीबीटी तो है। 3000 क्या आ गया जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद कुछ चीज़ें हुआ करती थी ऐड, कुछ चीज़ें हुआ करती थी लेस। अब जो हमने किया अकाउंटिंग वालों ने उसको उल्टाना है, ठीक है ना। वर्किंग 3 भी साथ ही ओपन कर लें। वर्किंग 3 क्या है जी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसिड एज ऑन 30 जून 2004, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। जी बच्चों शुरू करें काम जी। हमने जो पीपीई रिकॉर्ड किया होगा, बिल्कुल वो पीपीई हमने 15 लाख पे रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन उसको हम डेप्रीशिएट करेंगे उसकी यूज़फुल लाइफ 6 साल पर, ऐसे ही है। अब बोलो, अब ये जो हमने कर रखा है, टैक्स वालों ने कहना है भाईजान इसको उल्टाएं, मतलब वो कहेंगे ऐड करें अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऐड कर लें। अच्छा जी, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है कितनी पता होगा तो ही ऐड करेंगे वापस। तो हमने स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर सवाल खामोश है तो डेप्रीशिएट करना है। कितनी कॉस्ट है जी, 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, 15,000 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स जी 2500 को ऐड बैक करवाया उन्होंने। अच्छा ऊपर लिखवाया नहीं आपने, पीवीडी कितना था, 3000 था। अच्छा जी 2500 को उन्होंने ऐड करवा दिया। तो इससे ये पता लगा कि हमारी डेप्शन इतनी थी, यानी हम यहाँ पर पीपीई लिख सकते हैं, पीपीई की बुक वैल्यू लिख सकते हैं, अपनी कैरिंग अमाउंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कितनी है जी कैरिंग अमाउंट, 15,000 माइनस 2500, ठीक है जी। जी बोले 15,000 माइनस 2500 12,500। भाई उसे मैसेज करें ज़रा कि मार्कर ज़रा ज़िंदा कर दें,
कर दें इसको तो में। ओके नेक्स्ट, एक तो उन्होंने हमारी डेप्रिसिएशन रिवर्स करवा दी, अब वो अपने वाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड भी करवाएंगे, ठीक है। तो लेस करने देंगे वो हमें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, तो लेस करेंगे हम टैक्स रूल्स वाली डेप्रिसिएशन। ये पीपीई जैसा ही बन गया ना, ये तो सेम पीपीई जैसा बन गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में लेसर इसको पीपीई ही तो कहता था, तो ये तो पीपीई जैसा ही बन गया। बस एडिशनल चीज़ ये कि किराए पे दिया तो उसके किराए की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वरना ये तो बिल्कुल सेम है 100%। तो टैक्स डेप्रिसिएशन सवाल ने बताई हुई थी कितनी, 2000। थोड़ा सा जगह रख लेते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन जी लेस कर दे, हमें अलाउ करेंगे वो लेस करने के लिए क्या चीज़, टैक्स डेप्रिसिएशन 2000। इससे ये पता लगा कि टैक्स बेस अब डिफरेंट होगी, यानी कि वही पीपीई है 15,000 वाला, लेकिन उसके अंदर से माइनस क्या होगा जी, 2000 की टैक्स डेप्रिसिएशन, और उसकी टैक्स बेस नज़र आएगी हमें 13,000। ये रेड मैंने टैक्स वाला काम किया हुआ, ठीक है। ले जी, अब ये तो बिल्कुल पीपीई वाला काम हुआ, ऐसे ही है ना, जैसे पीपीई IS 16 वाला हम करते थे। ओके, अब एडिशनल चीज़ क्या आएगी, टैक्स वाले कह रहे हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं कि आपने जो रेंट रिसीव किया है वो आपकी इनकम है, और हम इनकम में डाल रहे हैं, यानी हम क्या करते थे, आया कमाया घिसाया, ऐसे ही है ना। उसकी वजह से हमारा एक अनअर्न्ड या रिसीवेबल का बैलेंस भी आता था, जो लेजर बना के निकालते थे। बातें याद आ रही हैं? सवाल करते जाओगे, रिवीजन होती चली जाएगी इंशाल्लाह, सारी चीज़ें आपको आती हैं, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको साथ साथ। खैर चलें, अब सबसे पहले उन्होंने ये कहा, भाई साहब ये जो आपने इनकम बनाई है ना, ये 2853 वाली, इसको क्या कर दो, इसको लेस कर दो। तो हमने रेंटल इनकम जो स्ट्रेट लाइन पर रिकॉर्ड की हुई थी, जो हमने वर्किंग 1 वाली की थी, कितनी, 28, उन्होंने ये हमसे रिवर्स करवा दी और हमसे कहा रेंट रिसीव्ड को इनकम बनाओ। रेंट रिसीव्ड, रेंटल या इंस्टॉलमेंट जो रिसीव किया, कितनी है जी, ना बेटा 3000, जीरो कहाँ से आ गया, ये रिसीव, हाँ तो एरियर में है, तो 30 जून 2004 में रिसीव नहीं हो जाएगी, आखिरी दिन, ठीक है। एंट्रीज क्या बनेगी, इधर देखो, एंट्रीज क्या बनेगी, आया कमाया घिसाया, कैश डेबिट फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड, वी हैव यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल, याद आ रहा है। तो एंट्रीज क्या बनी, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और डेप्शन कैसे निकली, डेप्शन निकली वो यहीं पे मैंने कर दी थी, 15,000 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। तो ये आया कमाया घिसाया, लेकिन चूंकि आया और कमाया में डिफरेंस होता था, तो एक वर्किंग और भी बना करती थी, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे ही करके बनाता हूँ, वर्किंग 4 रेंट रिसीवेबल का लेजर, और यहाँ पे लिखा करते थे फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड वी हैव यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल, ठीक है। तो आया कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से जी, 3000 से। कमाया रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कितने से जी, 2853 से। क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आ गया जी, डेबिट साइड पर, ये तो फिर ये तो अनअर्न्ड है बेटा, अनअर्न्ड लायबिलिटी साइड पर है जी, कितना 120 147। अब ये भी तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज़ में पड़ा होता था, 147, ऐसे 8 कर लें, तो ये भी तो 3 लिखा हुआ है ना, सही तो है, कोई बात नहीं बेटा, बैलेंस हो गया, ठीक है जी। अब ये भी एक चीज़ है, क्या, रेंट रिसीवेबल, बल्कि आप अनअर्न्ड ही लिखें, जब बैलेंस शीट में लिखते थे तो वो असल नाम लिख देते थे, ठीक है ना। तो अनअर्न्ड रेंटल इनकम, ये हमारे हिसाब से आ रही है 147। टैक्स वाले कह रहे हैं ये क्या होता है, हम तो इसको हम समझते ही नहीं है ऐसी कोई बात, ठीक है। तो 147, और यहाँ पे क्या है जी, 0,
ठीक है, सवाल तो ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से। तो जी बताएं जी, टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 3647 और टैक्स एट द रेट ऑफ 35% कितना है जी? 1276। जी डिफरेंस 500 का, कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस 147, लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से तो डिडक्टेबल होगा। ऐसा ही है, दोनों डिडक्टेबल है, टोटल करो, इस पे 35% लगाओ, 220 डेफर टैक्स एसेट आ गया। वर्किंग नंबर 5, ब्रॉड डाउन 0, कैरी डाउन वर्किंग 3 से आया 226 और 226 का आ गया डेफर टैक्स। तो जल्दी से एंट्रीज देखो आप। अच्छा बेस बन गई है, वो जो आपका रिसेंट वाला सवाल है ना, वो इंशाल्लाह अब आपने। अच्छा एक छोटी सी बात, पिछला सवाल जो किया हमने, ज़रा उसमें एक बात मैं बताना भूल गया। चलो बात अभी बता, ज़रा मुझसे पूछना है, अगर रेजुअल वैल्यू गिवन हो तो क्या करना है, ठीक है ना? एक मिनट ज़रा पूछ लेना। ओके हाँ जी, जी बच्चों अब ज़रा सोल्यूशन में एंट्रीज चेक करो। सवाल ने कहा है जर्नल एंट्रीज मांगनी है। देखो ये सारा काम हम सिर्फ टैक्स की 2 एंट्रीज करने के लिए करते हैं। ये सारा काम वर्किंग 2, वर्किंग 3 और वर्किंग 5। अकाउंटिंग ये नहीं होती, अकाउंटिंग सारी अपने हिसाब से करनी है। यानी कि पहली एंट्री होगी एसिड खरीदने की, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 15 लाख की, वो डेट नहीं गिवन तो ना करो, स्किप भी कर सकते हो, सवाल में वही पड़ी है। अच्छा चलो ठीक है, तो एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, एसिड खरीद लिया, फिर किराए पे देने की कोई एंट्री नहीं होती, बस किराया आया, कमाया, घिसाया उस पैसे को। अब एसिड हमारे पास है तो ऑपरेटिंग लीज है ना, तो इधर देखो 30 जून पर एंट्री पहले हुई, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर रेंट रिसीवेबल डेबिट 2853 से रेंटल इनकम क्रेडिट, और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट 2500 से। ये एंट्रीज हो गई थी, अकाउंटिंग तो यही थी। अब टैक्स बीच में इन्वॉल्व हुआ तो हमें ये सारा कुछ करना पड़ा और ये फिगर निकली, CTE डेबिट CTB क्रेडिट, फिर ये सारा काम करना पड़ा, ये फिगर निकली, तो DTA डेबिट DTE क्रेडिट, कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा वो पिछला सवाल किस पे था? पेज नंबर 160। ये समझ आ गई है बात की? ज़रा एक मिनट, एक चीज़ जहन में आ गई है, मुझे भूल ना जाए। 167 था ना लसानी वाला? 182 था, ओ माय गॉड। 167 पे क्या है फिर? मुझे जहन में भी चल रहा है वो। और यार वो तो अलग था ना ये यहाँ। अच्छा अब देखो, लेसी के सवाल में आपने डेप्रिसिएशन निकाली थी, बोलो बोलो, डेप्रिसिएशन निकाली थी आपने, कैसे निकाली थी ज़रा बताना दोबारा। राइट ऑफ यूज़ जो सब कुछ भी आया था, कितना आया था टोटल, सब कुछ जो टोटल आया था, वर्किंग की थी अलग से। राइट ऑफ यूज़ में प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की डाली थी, प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशनिंग की डाली थी, कितनी फिगर आई थी? 762। इसको आपने किससे डिवाइड किया था? अच्छा अब इस सवाल के अंदर क्या था, इस सवाल के अंदर क्या था कि GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितनी थी? एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी कितनी थी जी? 0। अगर ये होती, अगर मिसाल के तौर पे 3 रुपये GRV होती, एक्सपेक्टेड टू बी पेड, कुछ भी कर लें, ऐसी कोई फिगर कर लें, लेट्स से GRV यहाँ पे आ रही है ना 50, टोटल 50 आ रही है, तो उसने गारंटी 60 की होती, तो एक्सपेक्टेड पेड 10 आ जाता ना, तो वो रेजुअल वैल्यू की तरह, जैसे बचपन में नहीं करते थे कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू,
वो माइनस करनी है आपने, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो क्लासेस में मिस हुआ है, इसको देख लें। शायद कहीं किया भी हो, हुआ नहीं था ऐसा, शायद कभी आया था इस तरह से, एक्सपेक्टेड टू बी पेड हो, डेप्रिसिएशन की हो, तो अगर की होगी तो, नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, ठीक है। आसान बात है, मुश्किल नहीं है। डेप्रिशिएट लेसी करता है एसेट को, डेप्रिशिएट करता है। अगर सवाल के अंदर छोड़ दो अब आ जाएगा तो ये कर लेना बेटा, नहीं हुआ होगा तब भी कर लेना, छोटी सी बात है। आई के अपने रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर ये काम किया है, ये काम, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी किसी सोल्यूशन में हुआ हो तो आप करते, सादा सी बात है, मुश्किल नहीं है। कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करते थे, स्ट्रेट लाइन में माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते थे ना बचपन में, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वही काम ही करना है। लेकिन कब करना है, लेसी के सवाल में, जब एक्सपेक्टेड टू बी पेड कोई चीज़ होगी। तो जीआरबी है ही नहीं, यूजीआरबी तो इधर आती ही नहीं ना लेसी के सवाल में, सिर्फ क्या आ सकता है, जीआरबी, सिर्फ क्या आ सकता है, जीआरबी, यहाँ तक को मसला। लेकिन अगर लेसर का सवाल हो, वो तो वैसे ही सिंपल है। अगर लेसर की फाइनेंस लीज है तो उसने तो वैसे ही किताबों से निकाल देना है, वो डेप्रिशिएट करता ही नहीं है। करता ही कौन है, ये। और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो वो तो पीपी है, वो तो वैसी जिंदगी सिंपल है, वो तो जो रेजुअल वैल्यू होती थी, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू माइनस करते ही थे स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसमें तो मसला है ही नहीं। ये छोटी सी चीज मिसिंग थी, ठीक है ना। तो अगर बेटा लेसर इस एसेट को डेप्रिशिएट ही नहीं करेगा, ऑपरेटिंग के अंदर लेसर रेजुअल वैल्यू माइनस करेगा जो टोटल होती है, उसमें जीआरबी यूजीआरबी का चक्कर ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग लीज में जीआरबी यूजीआरबी होती ही नहीं है। अगर हो भी तो उससे क्या, उसके पास किसी छेड़ने के लिए दे भी दी अगर सवाल में, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास एसेट है, पीपीई है हमारा, वो तो वैसे ही आईएएस 16 वाली अकाउंटिंग है, जैसे आईएएस 16 की होती थी अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग लीज तो वही है, आपको ही एसेट है किराए पे, उसमें तो लीज लगी नहीं, ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है जी, जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसीओ 0 है, तो लेसी डेप्रिशिएट करेगा -0, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था। अगर सवाल में रेजुअल वैल्यू आ जाती तो आपने क्या करना था, उसको माइनस कर लेना था। ओके डन, सही है, याद रहेगी ये बात। ये मैंने इसलिए फ़ौरन हर चीज़ रोक कर मैं इधर आया हूँ, मुझे भूल जानी थी वरना। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम, अच्छे भले हम कौन से सफ़े पे थे, ये अलग से जो IFRS 16 विद 1.5 घंटे का हो गया, बस ख़त्म कर रहे हैं। बस ये क्वेश्चन नंबर 4 रह गया जी, फटाफट इसको कर दें। क्वेश्चन 4 भाई, क्वेश्चन 3 मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म, इसकी भी मिक्सिंग IAS 12 के साथ ना होना रह गई थी। सिर्फ असल में आई सवाल लेसी के हुए हैं, एक आधा सवाल ये शायद रिसेंट वाला ये लेसर का, और लो वैल्यू का बिल्कुल नहीं है अभी तक, तो ये भी देख लें, ठीक है। अच्छा, मोमेंट लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लीज ऑन लैपटॉप, मोमेंट लिमिटेड ऑब्टेन्ड ऑन लीज अ लैपटॉप फ्रॉम XYZ on यकम जुलाई 3 on following terms, लीज पीरियड 3 साल विद इंस्टॉलमेंट ऑफ 3,000 इन एरियर विद 5% एनुअल रिडक्शन, लेसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 40,000, टैक्स रेट इज 35। जैसे ये लाइनें आई, IAS 12 एक्टिवेट हो गया। अब मामला क्या है, मामला वही है, टैक्स वालों ने क्या कहना है, ये सब चुप है इसके केस में, लेकिन आपको पता है टैक्स वाले हमेशा सारी लीज के अंदर रेंटल को ही मानते हैं। रिसीव करने वाले कहते हैं तुम्हारी इनकम है, पे करने वाले कहते हैं तुम्हारा एक्सपेंस, उसके अलावा कुछ उन्हें समझ ही नहीं आती, कुछ समझ ही नहीं आती। और एसेट किसका है, लेसर का है, हर केस में ही लेसर का है, बस उसको यही समझ आती है, टैक्स वालों को यही समझ आती है। लेकिन हम तो यहाँ पर क्या करते होते थे, ना करो यार ऐसे भाई, हम तो कहना ब्रेक करो, ठहर जा, कर दें ब्रेक जी। हम क्या करते होते थे, हम तो इसमें भी याद होगा आपको, डेट, इंस्टॉलमेंट, बस आया कमाया घिसाया की बजाय गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, इसी तरह से किया था, याद है। लो वैल्यू एसिड की लीज अगर 3 साल पर थी तो हमने कहा था इसको लेसर की ऑपरेटिंग लीज की तरह से कर लो। यादें ताज़ा हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही रहा होगा, आप तो उस वक्त थे ही नहीं मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं याद आ रहा तुम्हें, अच्छा जी, याद है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो। 30 जून 2004, ओ माय गॉड जी, 30 जून 2004 पर पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3,000। अच्छा, दूसरी इंस्टॉलमेंट अगले साल, एनुअल है ना, कम करके बताओ भाई, अब वो परसेंटेज वाला ज़माना गुजर गया अब जी। 3,000 को 5% कम करो, 2,850, फिर 5% मज़ीद कम करो, 2,708,
यार मार्कर्स ही कोई नहीं पूछता यार गरीब आदमी नू जी। 8558 बेरुखियाँ यार असगर, तुम्हारी बेरुखियाँ जो है ना आजकल बस दिल तोड़ देती हैं अब मेरा तो। रेंट एक्सपेंस जी, रेंट एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन पर बुक करना है, स्ट्रेट लाइन पर रेंट एक्सपेंस बुक करते थे और लेक्चर नोट्स वॉल्यूम 1 को मिटाकर हम यहाँ पे लिखते थे 8558 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 2853 जी बेटा। अब एंट्री क्या होती थी, ये एसेट लीज पर लिया है तो कोई राइट ऑफ यूज़ लीज लाइबिलिटी की अकाउंटिंग नहीं करते थे हम। मैंने कहा था खामोश हो तो बस आपने क्या करना है, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। मार्कर हो गए ताज़ा भाई मार्कर, अच्छा गया खर्च हुआ तो पहली एंट्री इन्होंने की होगी ये रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर सॉरी ये तो खर्च, ये खर्च हुआ अच्छा पहले गए की, ठीक है जी कैश डेबिट। लेकिन 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 एक जुमला फॉर बोथ, अब यहाँ पे प्री पेड और पेएबल होना है। फॉर बोथ रेंट प्री पेड एंड पेएबल वी हैव यूज द वर्ड रेंट पेएबल, रेंट पेएबल ऐसे ही बोला था ना, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैश गया है तो रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। टैक्स वालों ने आगे क्या कहना है, वर्किंग नंबर ये भी बना लें चले साथ ही, वर्किंग नंबर 2 ये हम किया करते थे फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल फॉर बोथ रेंट पेएबल एंड अनअर्न्ड एंड प्रीपेड वी हैव यूज द वर्ड रेंट पेएबल। और इसके अंदर हम एंट्री यूँ करते थे जी, कैश गया तो कैश क्रेडिट, तो एंट्री रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 3000, और फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो रेंट एक्सपेंस डेबिट। ये ज़रा प्रैक्टिस कम थी ना इसकी, एक आधा सवाल ऐसे एक दो वो लैपटॉप वाला सवाल ही किया था हमने 2853, तो इसलिए थोड़ा सा ये फंस जाता है। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा सोच के करेंगे तो ये हो जाएगा। ये उतने फ्लो में नहीं होता जैसे वो हो जाता था, लेकिन हो जाता है थोड़ा सा सोच के करें तो जी। क्लोजिंग आ गया, ये तो प्रीपेड वाली साइड पे आ गया, यानी एसेट है ना, कितना 147। अब टैक्स वाले आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहने लगे एक्सक्यूज़ मी ये क्या है, ये 2853 क्या है। हमने कहा जी पहले आप बताएं पीबीटी कितना है हमारा, आपको पता है। उन्होंने कहा हाँ 4000। ने कहा अच्छा अब बताते हैं, ये हमारा रेंट एक्सपेंस है। ने कहा रेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट तक आते आते जो लेस किया है इसको ऐड बैक करो। ये कौन सा एक्सपेंस है, तुम्हारा तो 3000 रुपये आया है खर्चा, तुमने तो 3000 पे किया है। झूठ बोलते हो, 2853 सॉरी जी, झूठ बोलते हो, तुम्हारा तो खर्चा ये है ही नहीं, ऐड बैक करो, जो खर्चा है वो लो। ने कहा अच्छा यार नाराज क्यों होते हो, लेस क्या कर लें। ने कहा यही रेंटल पेड, रेंट पेड 3000 का, ये तुम्हारा खर्चा। एक जैसी तरतीब है ना, बोलो तो लें जी, क्या आता है आंसर, उससे टैक्स निकल आएगा, इंशाल्लाह निकल आएगा। ठीक है आगे चलो, अगली चीज़ क्या होगी जी, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आना है ना, क्यों आना है, क्यों आना है। हाँ जी, हमारी मुसीबत स्ट्रेट लाइन वाली, और वो तो इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, तो उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका नाम प्री पेड रेंट हो। कितना, तो कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस 0 है, तो इंशाल्लाह आप इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है ओके डन, कंप्लीट कीजिएगा इसको। अच्छा अब ये 3 सवाल हो गए, और चौथा सवाल इसके साथ अब आपने घर पे करना है। वन, 3, 4, और अब ये जो क्वेश्चन है, ये पास पेपर 3 इसके साथ प्लस कर लो, इसमें से भी तो एक छोड़ा है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन 2 कौन से पेज पर है, पेज 749 पर। ठीक है जी, ये दोनों आपके होमवर्क है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके अंदर ठहरो, एक और चीज़ ऐड कर लो, वो भी होमवर्क बन जाएगा। वो सवाल गालिबन किया हुआ है, लेकिन ना मैं उसको साथ में ऐड करवा रहा हूँ आपके। एक मिनट में कहीं पे लिख के लाया था,
या इसके साथ और कौन सा सवाल ऐड हो जाए। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 होमवर्क हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नमन लीजिंग आपका होमवर्क है, और पास पेपर 8 IS 12 वाला ज़रा ओपन करके देखें। पास पेपर 8 IS 12 वाला किया हुआ है, इसको साथ अब मिला लेना। पेज नंबर 393, ठीक है जी। ओ ये पेज नंबर 393, ठीक है जी। ये अब आपने टाइम निकाल के ना किसी वक्त एक सीटिंग के अंदर ये सवाल करने हैं। 1 2 1 2 3 4 फिर 5 और 6। ये क्वेश्चन 2 भी बेसिकली पास पेपर 2 ही है, ठीक है। सॉरी इसको क्या हो गया, ठीक है बच्चों चलें आगे। एक बार सवाल दिखाना ज़रूरी समझूंगा मैं, तो ज़रा पेज 756 पे आ जाएं। पास पेपर 3 को देखते हैं, तो मैं टिक कर लूँ ज़रा जी। पेज 750 करीब ही होना है इधर, लेकिन शायद वो आपका चैप्टर अलग है मिसलेनियस टॉपिक्स में। ये नमल लीजिंग, इसमें उसने क्या मांग लिया आपसे, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम NLL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 22 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। इस सवाल के टॉप पर लिखें, पास पेपर 12B की तरह से इसमें भी टेस्ट लगाने का पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है। PP12B ही था ना तो ऑल, ठीक है। PP12B की तरह से इसमें भी 5 टेस्ट लगाने का डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन सवाल में इम्प्लिसिट रेट वगैरह गिवन है, इसलिए इसे फाइनेंस लीज से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सवाल में इम्प्लिसिट रेट वगैरह का डाटा गिवन है, इसलिए हम इसे फाइनेंस लीज से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे पार्ट B स्टार्ट करते हैं, बंद कर दें पार्ट A।